Hello and good evening and welcome to the first trial class for tax December 2022 exam. ये फर्स्ट सेशन टैक्स का है फॉर दिस क्वार्टर विच विल हैव फाइनेंस एक्ट 2021 अप्लाइड फॉर टैक्स. आपका F6 पेपर. Now before I move ahead, there may be many students here sitting in this batch who do not know me professionally. मेरी journey कैसी रही है? Who am I? What are my qualifications? How I teach that you must have seen on my YouTube channel, but not my qualifications. So just to give you a small background on who I am, मैंने अपनी लाइफ में अपने करियर में अभी तक क्या क्या अटेन किया है. I cleared my CA. So I'm a chartered accountant. I cleared my CA in 2007. So talking about post-qualification experience, I have got a 15 years of experience approximately. I am an MBA as well. I am an MCom as well, Masters of Commerce. With these 3 degrees, मेरी पहली डिग्री कोर डिग्री CA ही थी. When I cleared my CA, I became a part of EY Direct Tax Consultancy. That was my first job, corporate job. And 2010 तक I served EY as a direct tax consultant. So मेरा टैक्स का रिलेशन, टैक्स का इंटरप्रिटेशन जर्नी चालू होती है EY से. Now you would be wondering कि वहां पे तो यूके टैक्स नहीं होता होगा. नहीं, वहां यूके टैक्स नहीं था. More complicated law is Indian tax law. So I have faced a more complicated stuff in tax at least. When I left EY, it was the public speaking area which was more enthusiastic for me because थोड़ी सी लड़कियां बोलती भी ज्यादा है. तो टैक्स प्रोफाइल में सडनली घुसने के बाद में इट वाज नॉट अ केस ऑफ चार्म कि मैं बहुत खुश थी. Actually, I was not really happy. Probably that was not a profile which was made for me. हाँ, टैक्स में काम करना is a wonderful experience. आज भी, उस टाइम भी था. बट हम बाय नेचर जब बहुत टॉकेटिव होते हैं तो ऐसी चीजों में मन कम लगता है जहां पे चुपचाप बैठ के काम करना होता है. एंड द बेस्ट पार्ट विद माय करियर वाज व्हेन आई बिकेम अ सीए. पीपल आर हैप्पी कि आज हम सीए बन गए. आई वाज नॉट हैप्पी. रादर अगर मुझे खुशी थी तो सिर्फ एक चीज की कि अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा. सो आई वाज नॉट समवन जो बहुत पढ़ने के लिए मारा चला जाता हो या दिन में 10 घंटे पढ़ता हो. नॉट एट ऑल. आई वॉज हैप्पी आई बिकेम अ सीए और अब मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा. लेकिन सडनली इस बैकग्राउंड के साथ आई ग्रैब्ड अप टैक्स का प्रोफाइल और उसमें तो पढ़ना मतलब दिन के 10 घंटे पढ़ना, इवन व्हेन यू आर वर्किंग. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि इसमें पढ़ना क्या होता है. टैक्स के प्रोविजंस, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी एप्लीकेशन, ये सारी चीजें चलती रहती हैं एंड यू आर ऑलवेज स्टडीइंग. So somehow down the line working with EY, I somehow realized कि नहीं, मैं एटलीस्ट पढ़ने वाली जंतु तो नहीं हूँ. एटलीस्ट आई एम नॉट दैट कैटेगरी ऑफ अ पर्सन जो जिंदगी भर पढ़ना पसंद करे. बट किस्मत हैज इट्स ओन गेम. सो टुडे आई एम डे एंड नाइट स्टडिंग ओनली. बट ठीक है, वो उस टाइम थोड़ा सा एक कॉल था कि नहीं, मैं पब्लिक स्पीकिंग में जाऊंगी जहां पढ़ना नहीं पड़ेगा. बट ये चीज समझ में आई कि पढ़ना तो पड़ता है अगर आपको ग्रो करना हो. लेकिन टैक्स का पढ़ना इज क्वाइट डिफरेंट. वो आपको ये पेपर समझाएगा. बहुत पैसा होता है इस लाइन में. सो इफ यू स्टार्ट वर्किंग एज अ टैक्स कंसल्टेंट और एनी टैक्स एडवाइजरी यू गिव, दिस इज अ बिग मनी मेकिंग प्रोफाइल. पैसा खूब आता है. लेकिन पढ़ते टाइम बहुत जोर आता है. जब अप्लाई करते हैं तो इतनी ज्यादा फसाड वाली आइटम होता नहीं है ये. लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ना ही पसंद नहीं करते हो तो प्रोबेबली दिस इज नॉट अ प्रोफाइल फॉर यू. तो ये इस पेपर को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये करियर बनाने के लिए आपके लिए है या नहीं है. नाउ व्हेन आई शिफ्टेड टू पब्लिक स्पीकिंग, मेरी एसीसी जर्नी चालू हुई आईएसडीसी के साथ इन 2018. ISDC is International Skill Development Corporation, which is a platinum learning partner for ACCA. Majorly ISDC डायरेक्ट कोचिंग में नहीं, ज्यादातर यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स के साथ है. So I was the regional head with ISDC for training division, learning division for North India, West India and East India. ये 3 regions में जितने भी colleges आते थे, they were under my ambit, and my role was basically developing the trainers there, the faculties there, कि उनको ACCA डिलीवर करना कैसे है, ACCA में है क्या, what is the curriculum, इसमें क्या क्या चीजें नॉर्मल करिकुलम से डिफरेंट है. So that was the basic introduction from the ACCA perspective into my life.
After I left ISDC, then I entered into the formal teaching of ACCA. First it was Zell Education, जहां से काफी सारे पेपर्स मैंने Zell के साथ लिए, क्वार्टर दर क्वार्टर चेंज करते हुए. And last when I opened Value Education, उससे पहले I worked for VGLD for 1 quarter. That was through GT, Grant Thornton के साथ it was a collaboration. उसके बाद में ये पैंडेमिक आ गया, कुछ इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया मुझे कि नहीं मुझे अपना इंस्टीट्यूट खोलना है, थोड़ी सी फीस को कंट्रोल करना है, बिकॉज उस टाइम कई सारे इमोशनल कॉल्स हो गए. सो आई ओपन दिस अप. We started with a student strength of 50 in the first quarter when Value Education was launched, and today we are here with more than 250 students. वो धीरे धीरे लोड बढ़ता गया, अभी भी बढ़ रहा है. So because of this, I have to change certain systems every quarter. हर क्वार्टर का रिस्पॉन्स keeps on increasing, and with that increasing response, we have to change our systems. इस बार भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं सिस्टम चेंज के, जिसमें से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि मैं पहले सेक्शन सी के क्वेश्चंस को टेस्ट्स में, रूटीन टेस्ट्स में नहीं डालती थी, बट फ्रॉम दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू दैट आल्सो. दैट मींस सेक्शन सी के टेस्ट्स भी हुआ करेंगे. One announcement is this. Another announcement is because now the number of students are increasing. वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, my team will be keeping regular sessions with the students ताकि orally आपसे पूछा जा सके कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है. So it will be their responsibility to ensure that you are learning the provisions, you are practicing them, and you are doing the questions in the given time frame. तो time management अपने आप में मैंने देखा, मेरे students की एक report आई मेरे पास. Time management was a big problem. So somehow वो speed build करने के लिए भी अब हमें उन routine tests में जाना पड़ेगा जहां अगर मैं नहीं अगर जा सकती, मेरी टीम जाएगी. That is why I said कि टफ क्वार्टर होने वाला है, इसलिए जो भी ज्वाइन करे भाई सोच समझ के करना, क्योंकि आप अगर टेस्ट नहीं देंगे या फिर आप उन क्विजेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम फोन ही करेंगे, मेरे पास रिपोर्ट पहुंचेगी फिर कि कौन कौन किस क्विज के टाइम नहीं था. तो वो बहुत लाइटली इस बार नहीं जाने दूंगी मैं भी अपने हाथ से. लेकिन इससे एक फायदा होगा, थोड़ा सा रिजल्ट आपका आपके हाथों में होगा कुछ हद तक का. कुछ हद तक मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन दोस 3 hours sometimes certain things are not under your control. एटलीस्ट जो कंट्रोल में है वो तो लेके आएंगे ना. बिकॉज समहाउ मुझे एक ये इमोशनल बड़ा कनेक्ट लगता है कि मैंने अपनी सीए, मेरी पूरी एजुकेशन जब लाख रुपए में हुई है, आप लोगों की तो एग्जामिनेशन फीस एक बार में 15,000 रुपए चली जाती है. तो समहाउ मुझे वो थोड़ा सा ऐसा हिट करता है कि नहीं यार 15,000 शुड नॉट गेट वेस्टेड. तो अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग्स पुल करके उसको इंश्योर कर पाऊं तो व्हाई नॉट. सो वील गो दैट वेज. अभी वाले सेशन में आई विल इंट्रोड्यूस यू टू आवर एलएमएस आल्सो, जिनके थ्रू क्लासेस जाएंगी. ब्लेंडेड मॉडल, रिकॉर्डेड मॉडल वाले कैसे क्लासेस अटेंड करेंगे, लाइव वाले कैसे करेंगे, एवरीथिंग विल शेयर. उसको थोड़ा सा एंड की तरफ लेके जाती हूँ. फिलहाल चलते हैं इस पेपर की तरफ, इसकी रेलेवेंस की तरफ. आई विल स्टार्ट शेयरिंग दी स्क्रीन. जस्ट कंफर्म मी आपको स्क्रीन दिख रही है ना. सामने एक पीपीटी आ गई. यस मैम. ठीक है, चलिए जी आते हैं अब इसके ऊपर. सो फर्स्ट थिंग, चाहे आप अभी इस पेपर में हो, फिर भी आपको एक चीज पता होनी चाहिए. ये फाइनेंस एक्ट यूके के आपके एग्जाम्स में किन क्वार्टर्स में आते हैं. फाइनेंस एक्ट 2021, इसको यूज करते हुए फर्स्ट एग्जाम होता है जून में, जून 22 में. यही फाइनेंस एक्ट सितंबर 22 के लिए भी होता है, देन दिसंबर 22 के लिए भी होता है, देन मार्च 23 के लिए भी होता है. यानी 4 क्वार्टर्स एक फाइनेंस एक्ट पे चलते हैं. नाउ आई ऑलवेज रेकमेंड दैट टैक्स का पेपर शुड बी गिवन इन जून, सितंबर और दिसंबर, नॉट इन मार्च. आई टेल यू द रीजन व्हाई. ये मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पे भी कई वीडियोस में बोला है. मार्च इज नॉट द टाइम व्हेन यू शुड गिव टैक्स का पेपर. अगर मार्च के लिए तैयारी करी और पेपर लॉन्च ही नहीं हुआ या किसी वजह से पास ही नहीं हो पाए, जून में फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा. और फाइनेंस एक्ट चेंज होते ही आपकी सारी पढ़ाई वापस से होगी. बिकॉज इवन इफ द रेट्स ऑफ टैक्सेस चेंज, यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस अगेन.
छोटी छोटी अगर प्रोविजंस बीच में चेंज होते हैं तो वो एक्सरसाइज उस पहले वाले को अनलर्न करना, नए वाले को लर्न करना, ये सबसे ज्यादा टफ डीड होती है। सो जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर मार्च में पेपर देने के लिए बैठे हैं, प्लीज मत ज्वाइन करना क्लासेस। आपको बैठना है तो दिसंबर में बैठना है, मार्च के लिए नहीं जाना है। इस पे मार्च के लिए हम तब जाएंगे जब दिसंबर में किसी कारण से पेपर क्लियर ना हो या पेपर लॉन्च नहीं हो, टेक्निकल ग्लिच आ जाए, व्हाटएवर, बट यू शुड गिव द फर्स्ट चांस इन दिसंबर, नॉट फर्स्ट चांस इन मार्च, नो नॉट एट ऑल। दिसंबर में हमें पूरी ताकत लगा के पहले वीक में पेपर देना है, किसी कारण से नहीं हो आगे फिर रीबुक करना है। अगर इंटरनेट पे भरोसा नहीं है तो सेंटर बेस देना है, क्योंकि मार्च में ले जाके इस पेपर की तैयारी अगर मार्च के लिए कर रहे हो तो अपने पैसे बिगाड़ रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। सो इसलिए शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, देन प्लीज डू नॉट ज्वाइन फॉर मार्च, दिस इज फॉर दिसंबर। फिर नए फाइनेंस एक्ट से जून में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो मेरे पेपर लेने का पैटर्न भी उस हिसाब से ही है जो स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अब ये फाइनेंस एक्ट इस पेपर पे जो लगेगा, ये फाइनेंस एक्ट क्या है, यू विल हैव टू फर्स्ट थिंग रिमेंबर द इंडियन टैक्स सिस्टम और आपका यूके का टैक्स सिस्टम। हम ये यूके टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे, ये पोल्स अपार्ट है, बहुत डिफरेंट है। इस पेपर की टेक्निकलिटीज पे पहुंचेंगे, पहले इसका पेपर पैटर्न समझते हैं। नॉर्मल जो स्किल लेवल का पेपर पैटर्न है वही इसका पेपर पैटर्न है। देयर आर 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप है, 15 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, यानी 30 मार्क्स का हो गया सेक्शन ए। सेम सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के, बट विद अ स्मॉल डिफरेंस। ये जो 15 क्वेश्चंस होंगे, ये 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 अलग अलग केसेस पे होंगे। दैट मीन्स वन विल टॉक अबाउट वन पर्टिकुलर सिनेरियो, उस पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट सिनेरियो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। थर्ड सिनेरियो, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच के। सो वी हैव मोटा मोटा 3 केसेस हियर। 10 मार्क्स की एक केस, 10 मार्क्स का दूसरा केस, 10 मार्क्स का तीसरा केस है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप, नो स्टेप मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, बट द प्रॉब्लम इज either it is 0 or it is 2. तीसरा सेक्शन सी, somehow which is my students strength, इसमें स्टेप मार्किंग होती है। You will have 3 questions here, 1 question 10 मार्क्स का and remaining 2 15 के। जो बाकी पेपर्स में 2 ही क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। इसमें सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, एक्सेल पे आप इनको सॉल्व करते हैं, स्टेप मार्किंग होती है। यानी अगर एक पॉइंट गलत होता है तो 0 नहीं मिल जाते, आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। अगर एक इनिशियली गलत हो गया और उसी की वजह से लास्ट तक आते आते आंसर गलत हो गया, तो आई विल हाईलाइट हियर, एज पर ACCS पॉलिसी मार्क्स डिडक्शन फर्स्ट लेवल पे होगा, हर लेवल पे नहीं होगा। इसलिए ये वाला जो सेक्शन होता है, ये आपको पास कराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो दैट्स व्हाई आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम कि मुझे इसका क्लास टेस्ट में एडिशन चाहिए। बाकी होमवर्क की पॉलिसी हमने लास्ट क्वार्टर से चालू कर दी है। यू विल हैव टू सबमिट होमवर्क ऑल्सो, ऑल्दो आई डायरेक्टली से कि हम होमवर्क चेक नहीं करेंगे एज सच कि ये अमाउंट सही है क्या, ये सही है क्या, बट वी विल जस्ट लाइक टू हैव अ व्यू कि आप पढ़ रहे हैं, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आप फॉर्मूलाज पुट कर रहे हैं एक्सेल में, आपको एक्सेल यूज करनी आ रही है, उसको देखने के लिए वी वुड लाइक टू हैव योर एक्सेल शीट्स वेयरएवर यू आर डूइंग द होमवर्क। तो वो हम बताएंगे सिस्टम कि वो कैसे आपको करना है, हाउ टू सबमिट द होमवर्क, बट दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न गोज। इस पेपर पैटर्न में किसी को कोई भी डाउट प्लीज अनम्यूट करिए और पूछिए। अबे होया चले गए, 34 पार्टिसिपेंट्स और एक आवाज। उर्मिला, यशिका, तेजस्विनी, चलो नो मैम। ओके चलो, अब आते हैं टैक्स की पास परसेंटेज पे, ग्लोबल पास परसेंटेज पे। सो दिस इज द स्टैटिस्टिक व्हिच यू विल गेट ऑन द ACCS वेबसाइट आल्सो।
इसकी पास परसेंटेज बहुत बुरी नहीं है, अच्छी पास परसेंटेज। जून 2022 में 52% पास परसेंटेज थी, एवरेज भी इतनी रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारी पास परसेंटेज। ही इज जितेंद्र, ये सुबह एफआर वाले बैच में बैठा था। ही गॉट 76 इन टैक्स। ये जून का रिजल्ट है, सितंबर वाले तो अभी आए ही नहीं है, अभी रिजल्ट ही नहीं आया। और ये हमारा ब्रोशर में भी आपने देखा होगा, दीज आर दी स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड पासिंग मार्क्स इन टैक्स। अगर मैं ओवरऑल इसकी बात करूं, दिस ओवरऑल पास परसेंटेज इज 63%। आई विल नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू। दिसंबर 2021 में ये पास परसेंटेज 81% थी। ये अब कम क्यों हो गई? उसके दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि उस टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम थे, लेकिन मार्च, जून, सितंबर और अब दिसंबर की तैयारी, द स्टूडेंट्स हैव ऑलमोस्ट गॉट डबल। तो जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो पास परसेंटेज गिरती है। बट फिर भी ऑन एन एवरेज वी हैव गिवन अ पास परसेंटेज ऑफ 72%, बट दिस टाइम इट वाज ओनली 63%। सो दो तीन जो मुझे रीजन इस बार मिले, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार मॉक टेस्ट पेपर्स ही नहीं दिए। इट कैन बी एनीथिंग। ये जून के एग्जाम्स थे, कईयों के कॉलेज एग्जाम्स बीच में आ गए, सेमेस्टर्स, तो उन्होंने एक तो पेपर सिंसियरली नहीं दिए, दूसरा मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दिए जो हम लेते हैं, रूटीन टेस्ट भी नहीं दिए। और कई लोग इस वजह से भी पीछे रह गए बिकॉज दे टुक इट फॉर ग्रांटेड कि मैम जो पढ़ा रही है वो सब हमें समझ में आ रहा है। सो समहाउ ये मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी। मेरी सुन के समझ में आना अलग बात है, लेकिन क्वेश्चंस को कर पाना अलग बात है। इसी के बाद में वी इंट्रोड्यूस्ड द होमवर्क डूइंग पॉलिसी कि आप अपने हाथ से इसको करेंगे, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ यार सब बढ़िया से समझ में आ गया। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिटरली यही किया। और जब रिजल्ट आया, मेरी उनसे बात हुई कि यार हाउ कैन यू नॉट पास, यू आर गिविंग ऑल द आंसर्स इन द क्लास। तब बच्चों ने इस बात को एडमिट किया कि मैम हमने एग्जाम किट करी, 40% थी, 1/3 आपने करा दी थी, जो बची भी करनी थी उसमें से आधी करी हमने। यानी जो 1/3 मैंने करा दी, उन्होंने अज्यूम करा कि वो भी उन्होंने कर ली। नो, ऐसा नहीं होता। If 1/3 एग्जाम किट आई एम डूइंग इन द क्लास, दैट डजंट मीन कि वो 1/3 आपकी हो गई, वो 1/3 आपको भी करनी है। और टैक्स का खेल ही यही है, जब तक खुद हाथ से नहीं होगा बात नहीं बैठेगी। सेम लाइक मैथ्स, जब तक हाथ से नहीं करोगे, टीचर कितना भी अच्छा हो, बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में, बहुत दिक्कत आएगी पास होने में। That's why this time I'm going to be very strict on the homework submission. मुझे देखना है homework submission because literally these batches were जिनसे मैं क्लास में ओरली पूछती थी, जवाब बिल्कुल आते थे, लेकिन एग्जाम में कोई 42 पे फेल हो रहा है, 48 पे फेल हो रहा है, कोई 49 पे फेल हो रहा है। I mean 49, जस्ट इमेजिन। वो एक नंबर इंसान के लिए ना, इट कॉस्ट अनदर 15,000 एंड अनदर 3 months. सो इट वाज वेरी डिप्रेसिंग कि यार 49 पे भी बच्चे फेल हो रहे हैं, और कम से कम 7-8, 48, 49 पे। और क्लियरली उन्होंने यही देखा, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ गए, अरे तो पेपर भरा क्यों फिर? इसलिए प्लीज ऐसे किसी भी चक्कर में फंसो, प्लीज पहले मुझसे बात कर लो। डू नॉट डेफर योर पेपर, आई गिव यू अ स्टडी प्लान कि इसको कैसे पढ़ना है, कितने घंटे लगाने हैं। लेकिन अगर मेरे हिसाब से पढ़ते रहे, लिखते रहे, आई कैन गारंटी यू विल नॉट फेल एट ऑल। आए हैं लोगों के, किसी के 76 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, किसी के 69 आ रहे हैं। ये बच्चे बिल्कुल उस प्लान के हिसाब से चलते रहे जो मैंने इनको दिया था। दे एक्चुअली वर स्टक ऑन इट। होमवर्क टाइम पे आया है, टेस्ट पूरे अटेम्प्ट हुए हैं, वीकली टेस्ट इन्होंने दिए हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स इन्होंने दिए हैं, जब मैं पूछती थी जवाब देते थे। सो कहीं ना कहीं जस्ट गो विद दैट फ्लो, वट एवर हैज बीन डन विद अ रीजन। इसलिए उस बेसिस पे आपको जाना पड़ेगा। और बाकी मैं तो खींचने के लिए इस बार वैसे ही रेडी बैठी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, हम कौन सी बुक लेंगे? सो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू फॉलो बीपीपी। व्हाई आई एम सेइंग अनफॉर्चुनेटली? More friendly language comes from Kaplan.
But when I started taking the batch in June 2022, Kaplan was not in good number in stock. मतलब बुक अवेलेबल ही नहीं थी. I had to resort to BPP. अब ये थोड़ा सा डैमेजिंग स्टूडेंट के इमोशंस पे भी हुआ. So ये जून का रिजल्ट कहीं ना कहीं बीपीपी के भी ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन की वजह से हुआ. बिकॉज बीपीपी इज नॉट रियली वेरी कंफर्टेबल टू डू. तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, मैंने बोला उनको भी था, पर कई बच्चे लिटरली दे डू नॉट फील सेटिस्फाइड अंटिल अनलेस दे रीड द बुक. आई ऑलवेज हैव टोल्ड देम यू आर नॉट सपोज टू रीड द बुक. सारे के सारे नोट्स मैं आपको दे रही हूँ, सारे प्रोविजंस आपको दिए जा रहे हैं नोट्स में. प्लीज डू नॉट रेफर टू द लैंग्वेज ऑफ द बुक. प्लीज डू नॉट रेफर. ना हाउ विल यू एंश्योर कि जो मैंने पढ़ा है वो सही है कि नहीं है. क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे ना. प्रोविजन क्यों पढ़ना है, आई विल शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन की प्रोविजन पढ़ने से क्यों मना कर रही हूं. वो आएगा, लेकिन प्लीज ट्रस्ट. वो बुक अगर सब कुछ पढ़ा सकती तो आपको मेरी जरूरत नहीं होती. इसलिए प्लीज स्टिक टू द नोट्स. वट एवर होमवर्क आई एम गिविंग डू दैट. इन विच सीक्वेंस आई एम गिविंग डू दैट. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना बोला जाए उतना ही लगाना है. 4 अलग किताबें करोगे इट विल कंफ्यूज यू, इट वोंट गिव यू एनीथिंग. हर ऑथर की एक अलग अप्रोच होती है. मल्टीपल बुक्स रीड करने से यू विल गेट कंफ्यूज विद द लैंग्वेज एंड अप्रोच ऑफ द टीचर्स, ऑथर्स. अब ये बीपीपी की जो हमारी वर्कबुक आएगी, दैट वर्कबुक हैज दीज मेनी कंटेंट्स. यू हैव 25 चैप्टर्स टू डू. इनकी क्रोनोलॉजी देखोगे तो ये सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा. दिस इज द प्रॉब्लम विद टैक्स. इसलिए मैं बोलती हूँ कि इसके साथ में आपको कोई और सब्जेक्ट नहीं करना. अगर हम सीधा सीधा यहाँ पे वर्किंग डेज गिने जिनमें हम पढ़ेंगे, हम वीकेंड्स को ही पढ़ेंगे. 18 वीकेंड्स है, 18 सैटरडे संडेज है, लेकिन चैप्टर्स 25 है. अब इन 25 चैप्टर्स को कैसे करेंगे, वाकई बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन करेंगे तो सही. तो मैं अभी आपको बोल देती हूँ, डे 1 पे मुझे 3 एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिएंगी. ये एक्स्ट्रा क्लासेस आपसे पूछ के रखी जाएंगी, छुट्टी वाले दिन रखी जाएंगी. दशहरा आ रहा है तो दशहरे पे रखेंगे. देन देयर कैन बी एनी अदर छुट्टी. तुम नहीं बताओगे तो मैं पता लगा लूंगी, उस दिन एक्स्ट्रा रखेंगे. सो एक्स्ट्रा क्लासेस मुझे 3 चाहिए होती हैं अपार्ट फ्रॉम द सैटरडेज एंड संडेज. क्लासेस विल बी ऑफ 3 hours 15 minutes. मतलब पढ़ेंगे हम 3 घंटा, उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगी नहीं, क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाएंगे इतने सारे प्रोविजंस एक ही दिन में करके. दैट विल बी वेरी टफ फॉर यू टू हैंडल. इसमें से अब एक प्रैक्टिस में मैं चीज ला रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होंगे मैं अलग से उनकी रिकॉर्डिंग बना के सिर्फ प्रोविजंस आपको दूंगी वंस दैट पर्टिकुलर पोर्शन विल बी कंप्लीटेड. मतलब जब 8-10 चैप्टर एक साथ हो जाएंगे, उसके बाद में सिर्फ प्रोविजन से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिलेगी. आप उस वीडियो को रोज सुनोगे तो अपने आप वो प्रोविजंस दिमाग में और दिल में बैठ जाएंगे. सो दैट इज द न्यू प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस. वो होगा प्रैक्टिस आपको होमवर्क की करनी है. एग्जाम किट यहाँ पे भी मैं 1/3 कराऊंगी, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और ये 1/3 वाली भी आप एक बार हाथ से करेंगे. एम आई क्लियर ऑन दिस प्लान? किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन बताओ. नो मैम. नो. नो चलो. मैम. नो मैम. अच्छा, अब इस पेपर को हम पढ़ेंगे कहाँ पे? इस पेपर को हम पढ़ेंगे कई सारे सोर्सेस से. कैपलन, बीपीपी की वर्कबुक तो आप लेंगे जिससे आप होमवर्क करेंगे. मैं जो भी वीकली टेस्ट आपको दूंगी वो सब कैपलन के हैं. जो लाइव बैठ के आपसे क्विजेस होंगे वो सब कैपलन के होंगे. तो कैपलन प्लीज खरीदने की जरूरत नहीं है. कैपलन को हम अपने आप कवर करेंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. इसलिए डोंट गो एंड प्रैक्टिस कैपलन. टेस्ट 6-7 है, हर टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस है, यानी 70 क्वेश्चंस तो आपके उसी में कवर हो जाएंगे. उसके बाद में सेक्शन सी के क्वेश्चंस कॉमन होते हैं दोनों बुक्स में. एक्स्ट्रा सेशंस क्विजेस जो होंगे 10-10 क्वेश्चन उनमें भी होंगे. यू विल गेट इनफ 150 to 200 क्वेश्चंस. कैपलन की जिम्मेदारी है हमारी, आपकी जिम्मेदारी है प्रोविजंस को पढ़ने की. दूसरा सोर्स नोट्स, ये सबसे क्रूशियल है.
नोट्स आपको अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, बिकॉज दीज आर प्रोविजंस, टैक्स प्रोविजंस है, तो प्रोविजंस तो लर्न होने ही चाहिए, कुछ और ऑप्शन नहीं है। थर्ड थिंग, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। ACCA का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है, वी विल टेक अ सेपरेट सेशन टू मेक यू प्रैक्टिस दैट प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। वो आपको एक क्लियर पिक्चर दे देगा कि एग्जाम सिनेरियो कैसा होगा। देन रूटीन टेस्ट जो मैंने बोले कैप्लन से बने होंगे, एंड मॉक टेस्ट पेपर्स जो एंड में होते हैं 2। ये मॉक टेस्ट पेपर्स क्लियरली 3-3 घंटे वाले होते हैं, 100 मार्क्स वाले होते हैं। सेक्शन ए और बी इमीडिएटली इवेल्युएट करके स्टूडेंट के हाथ में आ जाता है, सेक्शन सी आई इवेल्युएट। तो सिलेबस मुझे बाय एनी हाउ नवंबर 15-16 मैक्सिमम 17 तक खत्म करना होगा, ताकि आप रिवीजन कर सके, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स दे सके। दोनों मॉक टेस्ट पेपर्स के बीच में 4 दिन का मुझे गैप चाहिएगा, बिकॉज आई विल हैव टू इवेल्युएट द पेपर्स आल्सो। पेपर इवेल्युएट जब तक नहीं होगा तब तक नेक्स्ट मॉक देने का कोई मतलब नहीं है। सो बाय एनी हाउ वी नीड टू फिनिश दिस सिलेबस बाय 17th of November, not beyond that, so that you have good 18-20 days to study before your exam. इतने तो आपको चाहिए। उसी टाइम अक्टूबर में दिवाली भी होगी, बट गुड इस बार दिवाली नवंबर में नहीं है, बट दिस विल बी द प्लान। अब शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन द टेक्निकल पार्ट। बोलो, रेडी? एनी कंफ्यूजन टिल हियर? बोलो बोलो, डरो नहीं। करते हैं हम शुरू। मनन, मनन, Yes, ma'am. why are you crying? No, ma'am, I'm not crying. हंस के दिखाओ। Ma'am, we are going to study from both the books. तेजस्विनी ने बचा लिया तुम्हें। नहीं तेजस्विनी, एज आई सेड यू हैव टू स्टडी ओनली फ्रॉम बीपीपी। कैप्लन से टेस्ट्स बनाए हुए हमने, सो वील प्रैक्टिस कैप्लन ड्यूरिंग द सेशंस और विद द टेस्ट्स। ओके? हम कैप्लिन की इस बार भी शॉर्टेज है क्या, जो आप बीपीपी ले रहे हो? क्या इशिका? कैप्लिन की इस बार भी शॉर्टेज है क्या? नहीं, इशिका शॉर्टेज नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज, एक मेरी आवाज सब साफ आ रही है तुम दोनों को, तुम लोगों को? हाँ, बीच पे ब्रेक Yes, ma'am. Ma'am, वीडियो गई? Yes, ma'am. अच्छा, 1 सेकेंड। अब दिख रही हूं मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, हाँ जी। सो सॉरी इशिका, हाँ शॉर्टेज पे आती हूँ। सो शॉर्टेज के साथ एक प्रॉब्लम ये है इशिका, बुक्स मिल तो जाएंगी अब, लेकिन बिकॉज लास्ट 2 क्वार्टर्स में बीपीपी ही हुई है, ब्लेंडेड मॉडल वाले स्टूडेंट्स भी हैं, नाउ वी कैन नॉट शिफ्ट टू कैप्लन। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइव बैच वाले कैप्लन पे चले और ब्लेंडेड मॉडल वाले बीपीपी पे चले, अब वो नहीं हो पाएगा। सो समहाउ वी नीड टू स्टिक टू 1 बुक। अब ये बीपीपी ही एक बुक है और कैप्लन की प्रैक्टिस थ्रू टेस्ट हो रही है, प्रैक्टिस वो भी हो रही है, डोंट वरी। सो कैप्लन नहीं खरीदनी, बीपीपी जरूर खरीदनी है, ठीक है? और उसमें भी अगर आप उसकी वर्कबुक नहीं खरीदो। मैम, हाँ जी, हाँ जी। मेरे पास कप्लान का है, बीपी नहीं है मैम। बुक के लिए वील गाइड यू, जस्ट टॉक टू राहुल, ठीक है? ओके मैम। सो आई वाज सेइंग कि बीपीपी की भी वर्कबुक मत खरीदो, उनकी जो एग्जाम किट होती है उसका नाम होता है प्रैक्टिस एंड रिवीजन किट, सिर्फ रिवीजन किट परचेज कर लो। सो दैट हैज टू बी परचेज। बाकी तो बुक में जो भी है वो सारा का सारा आई एम गोइंग टू गिव यू इन नोट्स, और अच्छा है उसकी लैंग्वेज देख के कंफ्यूज कम होंगे, ठीक है? ठीक है, Yes, ma'am. चलिए। What must we won't purchase? यू आर नॉट ऑडिबल भूमिका। Hello. हाँ भूमिका। Will it work if we don't purchase study text? हाँ 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 हाँ, Or that's absolutely workable, और अच्छा है तुम नहीं खरीदो तो, वरना खरीदोगे तो पक्का पढ़ोगे और पढ़ोगे तो पक्का कंफ्यूज होगे, ठीक है? Okay, thank you. चलो, जसप्रीत wants to write something on my screen. चलिए जी, so let's begin. अब आते हैं टेक्निकल इंट्रोडक्शन पे टैक्स के। चैप्टर 1 करते हैं। चैप्टर 1 यूके टैक्स सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही है। Why I am saying not to refer to the books also, थोड़ी सी बुक में ना सीक्वेंसिंग भी गड़बड़ है। सीक्वेंसिंग इन द टर्म्स ऑफ
मैं जिस सीक्वेंस से पढ़ाती हूँ उस सीक्वेंस में उनमें कई बार टॉपिक्स बुक में चैप्टर नंबर 2 में चले जाते हैं, बट आई नीड दोज पोर्शंस इन चैप्टर नंबर 1 ओनली, एंड समटाइम्स आई नीड अ पोर्शन टू बी डन इन चैप्टर नंबर 2, वो इनका 1 में ही आ जाता है। इसलिए भी आई एम सेइंग कि जस्ट रेफर टू द नोट्स, द वे आई हैव क्लब्ड इट दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट द वे बुक हैज क्लब्ड इट, उन्होंने कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके पढ़ाई के, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनके बेसिस पे क्लब किया है उसको। जैसे इनका सिलेबस देखोगे, इनके कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव नाम की चीज होती है। स्किल चेक पॉइंट, इन्होंने स्किल चेक पॉइंट्स बांट रखे। आई हैव टेकन देम इनटू रिलेशन बेसिस, जो जिससे जुड़ा हुआ है मैंने उसके बेसिस पे उनको क्लब किए, इन्होंने उसको स्किल चेक पॉइंट के हिसाब से क्लब किए हुए। ठीक है, सो दैट्स द कंसर्न कि इसलिए भी थोड़ा सा चीजें आपको ऐसे दिखेंगी। मुझे प्रॉपर्टी इनकम पहले कराना पसंद आता है बिकॉज इट्स स्मॉल एंड इजी। एम्प्लॉयमेंट इनकम मैं उसके बाद लेती हूँ, बट दे हैव गिवन अ डिफरेंट सिस्टम ऑल्सो। टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट बेनिफिट्स, ये भी मैं एम्प्लॉयमेंट इनकम के साथ ही लेती हूँ, जहां पे ये उसको एक अलग चैप्टर में ले गई, तो वहां पे भी थोड़ा सा आपको दिखेगा, इसलिए सिर्फ नोट से ही करो और कुछ मत करो। अब आते हैं इंट्रोडक्शन टू यूके टैक्स सिस्टम पे, अब ध्यान से सुनते चलना। यूके टैक्स हम पढ़ रहे हैं, इसका रीजन क्या है? वैसे तो किसी भी टैक्स सिस्टम के रीजन सिमिलर ही होते हैं। पहला रीजन इकोनॉमी चलाना, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ प्रॉपर करना, किसी भी टैक्स सिस्टम का यही रोल होता है। और दूसरा सोशल जस्टिस करना। सोशल जस्टिस मतलब अमीर आदमी से टैक्स ज्यादा लेना, गरीब आदमी को थोड़ी सी रिलीफ्स और डिडक्शन ज्यादा देना, so that you can uplift some of the poor category of the जनता also. So ये दोनों के दोनों हर सिस्टम का ही पार्ट होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आई ऑल्सो मेंशन दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स टीम इन ईवाई। ये डायरेक्ट टैक्स टीम क्या होती है? ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जहां पे टैक्स पेयर डायरेक्टली सरकार को टैक्स जमा कराता है। अब ये ध्यान रखना, इंडियन सिस्टम में टैक्स लेने वाला कौन सा डिपार्टमेंट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जबकि यूके में टैक्स डिपार्टमेंट कौन है? HMRC। HMRC, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स, क्वीन का रूल हुआ करता था यूके में। तो HMRC ही एक अथॉरिटी बनी विच कलेक्ट्स टैक्स, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। HMRC कलेक्ट्स टैक्स, सारा इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट HMRC ही करती है, टैक्स रूल्स भी HMRC ही बनाती है, जो इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है। अब HMRC ने भी बोला कि हम दो तरह के अलग अलग टैक्सेशन रखेंगे, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स उन्होंने बोला वो जहां पे एक टैक्स पेयर डायरेक्टली HMRC को टैक्स जमा करवाएगा, जैसे कि इनकम टैक्स, जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनीज पे करती है। यहाँ पे इंडिविजुअल की जो भी इनकम होती है उसके बेसिस पे वो अपना टैक्स कैलकुलेट करता है और सीधा HMRC को टैक्स जमा करा देता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स के केस में पे करने वाला डायरेक्ट HMRC को टैक्स नहीं देता। जैसे इंडिया में हम GST पे करते हैं, एक तो GST होता है मैं जो डायरेक्टली पे करती हूं, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसे? मैं आप ही से तो लेती हूं, आपकी फीस में GST इंक्लूडेड होती है, दैट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। You are paying the tax, but you are not making the payment directly to the income tax authorities. I am there in between. So I charge a fees which includes a component of GST, और मैं सिर्फ इस GST के component को सरकार को दे देती हूँ। That makes this tax indirect tax. ऐसा ही टैक्स यूके में है VAT के नाम से। हमारे भी यहाँ पे VAT था, सर्विस टैक्स था, वो कुछ साल पहले GST में कन्वर्ट हुआ है, क्लब हुआ है। सो वन नेशन वन टैक्स हुआ है। आप लोगों के लिए दुबई में बहुत सारी नौकरियां हैं। दुबई हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड VAT,
हालांकि इस रिसेंटली को 2-3 साल हो गए हैं, बट अभी ये बहुत जूझ रहे हैं वैट में. एंड दिस इज वेयर प्रोफेशनल्स आर नीडेड, because the companies have come under the ambit of VAT. Even the shopkeepers, any service provider, कुछ भी बेचते हुए VAT पिक्चर में आ रहा है. एंड VAT इज एन इनडायरेक्ट टैक्स. VAT वसूला जाता है कस्टमर से, लेकिन जमा यानी डिपॉजिट कराता है उसको बिजनेसमैन. जैसे हम अपना कोई भी आइटम खरीदते हैं, लेट्स सपोज हमने साबुन परचेज किया, साबुन के ऊपर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स, लिखा हुआ होता था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी आपने वो टैक्स पे किया है. अब आगे जिससे खरीदा है वो सरकार को पे करेगा. ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का? यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है. अनदर कैटेगरी ऑफ टैक्सेस, एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन. ये 2 नंबर में कुछ पूछ लेते हैं ये लोग कई बार 2 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन में. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे परसेंटेज ऑफ टैक्स भी बढ़ेगा. ये इंडिया में भी है, यूके में भी है. इनको हम बोलते हैं इनकम टैक्स स्लैब्स. जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, 5 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम आएगी वो 20% पे टैक्स देंगे. दिस इज फॉर एग्जाम्पल. जिनकी 10 लाख से ऊपर की इनकम होगी वो 40% पे टैक्स देंगे. अगेन एन एग्जाम्पल. ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, परसेंटेज ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस. लेकिन रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि इनकम बढ़ेगी तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स कम होगा? हम पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स पे करते हैं वो रिग्रेसिव नेचर का होता है. जैसे एक ऑटो रिक्शा वाला होता है, वो महीने के लेट्स सपोज 15,000 कमाता है. आई एम टॉकिंग अबाउट 15,000 रुपीज, इंडियन रुपी. अब इस 15,000 में से वो जितनी बार फ्यूल भरवाता है उस पे उसको टैक्स पे करना होता है. एंड लेट्स सपोज पूरे महीने का टैक्स ही पेज इज अप्रोक्सीमेटली 5,000. तो उसने कितना टैक्स दे दिया? उसने 5,000 ऑन एन इनकम ऑफ 15,000 इंटू 100 ये टैक्स पे किया. ये कितना टैक्स आता है? इट्स 33.33%. 33.33% उसने टैक्स पे कर दिया. पेट्रोल टैक्स, फ्यूल टैक्स. अब हम बात करते हैं आप लोगों की. आप लोगों की जॉब लगती है, पूरे महीने में यू अर्न 1 लाख रुपीज. खुश हो गए आधे तो सुन के. 1 लाख रुपीज की सैलरी पे आपकी जॉब लग जाती है. अब आप गाड़ी से जाते हैं. ऐसा तो नहीं है ना कि जब कमाई ज्यादा होगी तो पेट्रोल भी ज्यादा पीने लग जाओगे, या गाड़ी भी ज्यादा कमाई के हिसाब से ज्यादा पेट्रोल पीने लग जाएगी. हाँ, आप बड़ी गाड़ी पे चले जाओगे, उसका एवरेज कम हो जाएगा, व्हाटएवर. बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि जिस प्रोपोर्शन में इनकम इंक्रीज हो रही है उसी प्रोपोर्शन में पेट्रोल का खर्चा भी इंक्रीज होने लगेगा. वो प्रोपोर्शन तो सेम नहीं होगा. तो यहाँ पे अब क्या होगा? 1 लाख की कमाई पे भी आपका फ्यूल टैक्स 5,000 का ही जाता है, क्योंकि आपकी वर्क फ्रॉम होम होता है 3 दिन और आप ऑफिस जाते हैं 2 दिन. तो अगर BMW से भी जाओगे तो भी फ्यूल टैक्स के नाम पे 5,000 रुपए ही दोगे. नाउ लेट्स सी द प्रोपोर्शन. 5,000 ऑन एन इनकम ऑफ 1 लाख इंटू 100 कितना आया ये? 5%. 5%. हाउ मच? 5%. और ये ऑटो रिक्शा वाला क्या पे कर रहा था? 33% ऑफ हिज इनकम. दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन. प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स, आपकी इनकम में से कितना प्रोपोर्शन टैक्स में जा रहा है ये नीचे चला जाता है व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस. दिस इज रिग्रेसिव टैक्सेशन. ये हर देश में होता है. और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना ही टैक्स बढ़ता जाएगा. तो हम यूजुअली जो चीजें कंज्यूम करते हैं उस पर हम रिग्रेसिव टैक्सेशन लेते हैं. कम कमाते हैं तो भी नमक उतना ही खाते हैं तो टैक्स उतना ही जाता है. ज्यादा कमाते हैं तो भी नमक उतना ही खाते हैं, टैक्स उतना ही जाता है. लेकिन प्रोपोर्शन उसका कम होता चला जाता है. दैट्स द डिफरेंस. यही दोनों सिस्टम्स यूके में भी यूज होते हैं और इस पे सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं. नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन.
प्रोपोर्शनल टैक्सेशन क्या होता है? आपकी इनकम का इतना परसेंट उनको हमेशा चाहिए, आप कितनी भी इनकम कमा लो, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। हम तो 10% टैक्स ही लेंगे, आप अगर कम कमाओगे तो भी 10% ही देना अपनी कमाई का, ज्यादा कमाओगे तो भी 10% ही देना, अमाउंट नहीं प्रोपोर्शन, दैट इज प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। कंपनीज के केस में होता है ये, जो भी जितना भी कमाए 30% इधर देने का। और लास्ट तरह का टैक्सेशन होता है एड वैलोरम प्रिंसिपल पे बेस्ड टैक्सेशन, जिसे हम बोलते हैं वैट। वैट वैल्यू एडेड टैक्स, जो किसी भी कमोडिटी की आइटम वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। 100 रुपीज का आइटम होगा, उस पे वैट कैलकुलेट होगा। 200 रुपीज का आइटम होगा तो उस पे वैट कैलकुलेट होगा। तो वो वैल्यू ऑफ आइटम्स के बेसिस पे कैलकुलेटेड टैक्स होता है। हर आइटम पे 10 रुपए, हर आइटम पे 20 रुपए, ऐसा नहीं होता। महंगा आइटम होगा तो वैट ज्यादा आएगा, सस्ता आइटम होगा तो वैट कम आएगा। एनी कंफ्यूजन विद दीज फोर? बताओ। No, ma'am. हाँ मैम या ना मैम? No, ma'am. No, ma'am. अरे थकेली जनता, जागो जागो, अबे जागो। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़ते हैं, फिर तुम्हें ब्रेक दूंगी। डोंट जस्ट गेट बेहोश यहीं पे। HMRC आ गई। यूके का टैक्स सिस्टम कौन एडमिनिस्टर करता है? HMRC, हर मेजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। हम HMRC बोलेंगे जगह जगह। कितने तरह के टैक्सेस हैं यूके में, वो तो टाइप ऑफ टैक्सेशन सिस्टम्स थे। अब आते हैं टैक्सेस के नाम क्या है अलग अलग। इनकम टैक्स, मुझे अभी बताते जाना, आप जो भी इनकम टैक्स समझते हो, इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और एन इनडायरेक्ट टैक्स? बताओ, अनम्यूट करो और बताओ। डायरेक्ट टैक्स। Direct tax. आप कमाएंगे, Direct tax. HMRC को पे करेंगे। Direct tax. बिल्कुल जी बिल्कुल, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है NIC, ये आपको पता नहीं है क्या होता है। ये कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, डिटेल पे आऊंगी। कैपिटल गेन टैक्स, इसको मैं बोलूंगी बार बार CGT के नाम से। सो CGT जहां पे मैं बोलूं वहां समझ जाना, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगता है ये भी देखेंगे। देन नेक्स्ट कम्स IHT, इनहेरिटेंस टैक्स, इस पे भी बात करेंगे। देन कम्स कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कंपनीज के ऊपर लगने वाला टैक्स। और लास्ट वैट। ये है आपका पूरा सिलेबस, इसलिए सिलेबस इतना भयंकर है। किसी ने चैट बॉक्स में अभी मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि मैम इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। 18 तो सैटरडे संडेज है, प्लस 3 एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे। और PPT इसलिए तो बनती है ताकि इतने बड़े पहाड़ को छोटा सा बना दिया जाए, जो रेलेवेंट है वही डाल दिया जाए। करेंगे, आज तक भी तो करते आ रहे हैं, अब भी करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, घास नहीं काटेंगे। अगर ऐसे घास काटते तो एक भी बच्चा पास नहीं होता। चलिए, तो अब ये जो 6 टाइप्स के टैक्सेस हैं, इनको अलग अलग समझते हैं इंडिविजुअल की ये है क्या। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। किन पे लगता है, कैसे लगता है और क्यों लगता है? सो बेसिकली इंडिविजुअल्स पे लगता है। अब इन इंडिविजुअल्स को ध्यान से देखोगे, मेल फीमेल बूढ़ा बच्चा, सब पे इनकम टैक्स लगता है। यूके टैक्स सिस्टम में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। दूसरा LICs, इंडिविजुअल्स पे भी लगता है, कंपनीज पे भी लगता है, बिजनेसेस पे भी लगता है। ये नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, आपके टैक्स के अलावा आपको ये देने होते हैं। सो दीज आर अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ताकि पूरे देश की यानी पूरी इकोनॉमी को इंश्योर करके चला जा सके। इंश्योरेंस इज वेरी मच नीडेड। जैसे हमारे यहाँ पे लगता है एजुकेशन सेस, वहां पे लोग ऑलरेडी बहुत एजुकेटेड है, इनको चाहिए होता है इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट कम्स कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप अपना कोई फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो CGT अराइज होता है। ये हिंदुस्तान में भी है। हमने कोई लैंड खरीदी, लेट्स सपोज 1000 रुपीज में खरीदी थी, और आज 1 लाख रुपीज की बेच दी। ये जो फायदा हमने कमाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसमें भी आ जाएगा कि लाओ भैया हमारा हिस्सा दे दो। दैट्स CGT।
जो आप अपने फिक्स्ड एसेट्स के बेचने पे कमाते हैं, गंवाते भी हैं तो सीजीटी उसकी रिलीफ भी देता है, डिडक्शन भी देगा, आपको छूट भी देगा, सारे काम करेगा। लेकिन अगर आपने कुछ कमा लिया तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। दैट इज सीजीटी। देन कम्स आईएचटी। आईएचटी हिंदुस्तान में कभी हुआ करता था, अब नहीं होता। इसको इंट्रोड्यूस करने की फिर से पार्लियामेंट में बात चल रही थी, बट देन अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन स्टार्टेड कमिंग इन। जब भी कोई इंडिविजुअल मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके बच्चों को, या फिर वो विल में किसी और का नाम लिख जाता है, तो ये जो आप प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, एचएमआरसी बोलती है इस पे भी अपन को टैक्स मांगता है। आईएचटी वो है which arises in the case of death or when someone inherits a property. Then comes corporation tax, जो आता है कंपनीज के ऊपर। इंडिया में भी है, हम इसको इंडिया में बोलते हैं कंपनीज टैक्स। यहां होता है ये कॉर्पोरेशन टैक्स। और लास्ट आता है वैट, जो वैल्यू ऑफ आइटम्स पे होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे फटाफट बताते जाना, इनकम टैक्स आप लोगों ने बता दिया, अच्छा चैट बॉक्स में लिखना वरना कई लोगों का आंसर रह जाएगा। इनकम टैक्स आप सबने बताया डायरेक्ट टैक्स है। व्हाट अबाउट एनआईसी? अंदाजे से बता दो, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? एनआईसी डायरेक्ट, यस, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। एनआईसी डायरेक्टली पे करना होता है इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को भी, करेक्ट। व्हाट अबाउट कैपिटल गेन टैक्स, सीजीटी? इज इट अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स? करेक्ट 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 करेक्ट, वेरी गुड। ये क्वेश्चन है कैपलिन की एग्जाम किट में भी और उनकी स्टडी टेक्स्ट में भी, करेक्ट। पलक करेक्ट, विशाखा करेक्ट, सृष्टि करेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट आईएचटी, इनहेरिटेंस टैक्स? इनहेरिटेंस टैक्स इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब किसी कस्टमर से लेके सरकार को देते हैं या डायरेक्ट खुद को ही देना पड़ता है? मतलब मरने वाले को नहीं, जिसको प्रॉपर्टी मिली है। इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। व्हाट अबाउट कॉर्पोरेशन टैक्स? कंपनीज की इनकम पे लगने वाला टैक्स कंपनी खुद पे करती है या किसी कस्टमर से वसूल के ले लेती है? डायरेक्ट। ओ नो नो नो, कस्टमर से नहीं वसूलती है, कंपनी को अपनी इनकम पे खुद टैक्स देना होता है, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। कंपनी अपने प्रोडक्ट पे वसूलती है, वो क्या होता है? वैट। सो वैट क्या होगा? इनडायरेक्ट। यस विशाखा, एब्सोल्युटली राइट। ओनली वैट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, बाकी सारे के सारे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस है, जो कमा रहा है उसी को पे करना है। सो एनआईसी somebody is requesting कि मैं वापस बताऊं। सो एनआईसी इज बेसिकली हर टैक्स पेयर को इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन के नाम पे कुछ अमाउंट सरकार को देना है, दैट इज एनआईसी। कितना देना है, कितनी इनकम के बेसिस पे देना है, इंडिविजुअल को कितना देना है, बिजनेसमैन को कितना देना है, इसका एक पूरा चैप्टर है। दिस इज बेसिकली एवरीवन हैज टू गिव इन द नेम ऑफ एनआईसी, जो हम इंडिया में देते हैं एजुकेशन सेस के नाम से, हर किसी को देना होता है। यहां पे भी वैसा ही होता है, रूल्स आर अ बिट डिफरेंट। ठीक है शिफा, एजुकेशन सेस, दैट्स द एग्जांपल। ठीक है, नो मोर एग्जांपल, इट्स अ डिफरेंट चैप्टर। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया? इट्स अ टैक्स विच इज पेएबल बाय एवरी इंडिविजुअल, एवरी बिजनेसमैन टू एचएमआरसी। बस अभी के लिए इतना ही बहुत है यार, एक चैप्टर एक पहले दिन ही क्यों पढ़ रहे हो? चलो अच्छा, अब सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉस कराने से पहले आई वुड लाइक यू ऑल टू हैव सम ब्रेक। 10 मिनट ब्रेक लेके आओ, थोड़ा सा अभी तक की इंफॉर्मेशन को स्वॉलो करो, वरना पता लगे कि भारी वर्षा में हमारे दिमाग के नेटवर्क्स उड़ गए। सो लेट्स टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, वील कैच अप एट 6:10। कॉफी पी के फ्रेशन अप होके वापस बैठना, सोना नॉट अलाउड, ओके? Yes, अबे ma'am. ओके, Yes, ma'am. चलो ओके। Shivam, I said maximum 17th to 18th November. ठीक है, चलो हाँ जी। नाउ लेट्स गेट बैक टू सोर्सेज ऑफ टैक्स लॉ। अब ये टैक्स का लॉ बनता कैसे है, कौन बनाता है टैक्स लॉ? एनी आइडियाज? हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स रूल बनता है तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होता है, कोई टीम बैठ के बनाती भी होगी। यहां कैसे बनता है?
सो हियर देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेस. सबसे पहले वहां पे भी लेजिस्लेशन होता है, यानी लॉ पास हो गया, उसके बाद में सबको वो फॉलो करना है. इट बिकम्स मैंडेटरी टू फॉलो. तो ये जो हम फाइनेंस एक्ट देख रहे हैं ना, ये दीज आर पास बाय द लेजिस्लेशन, यानी यूके का हाउस इसको क्लियर करता है. और फिर ये बनता है फाइनेंस एक्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2021. ये नेक्स्ट ईयर आएगा फाइनेंस एक्ट 2022. दूसरा होता है केस लॉज. ये केस लॉज क्या होते हैं? सो बेसिकली मैं यहां फंसी हुई थी. क्या होता था ईवाई में भी, मेरी एडवाइजरी का काम ज्यादा होता था. एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो पूछता है कि हमें ऐसा ऐसा बिजनेस चलाना है इंडिया में, पैसा आएगा फॉरेन से या हम पैसा उठाएंगे इक्विटी से, तो हमारे टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होंगे. सो वी हैड टू स्टडी ऑल दो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट केसेस, जो सेम मामलों में लॉ ने क्या बोला उस पर डिसीजन देते थे. जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, इफ यू हैव एवर बीन टू गुड़गांव, या चलो दिल्ली एनसीआर की भी बात करें, देयर इज वन हॉस्पिटल, लेट्स सपोज फोर्टिस लेते हैं. अब फोर्टिस के लिए फोर्टिस ने हमें कॉल किया कि भाई फोर्टिस हम गुड़गांव में भी सेटअप करना चाहते हैं. सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन इमेजिनरी केस हियर, थोड़ा सा रियल केस इससे बड़े स्केल का था. तो फोर्टिस ने बोला कि हम गुड़गांव में एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जिसमें हमें एक मेडिकल कॉलेज भी चलाना है. अब गुड़गांव कम्स अंडर हरियाणा. उनका ये कहना था कि हमें पैसा लगाना है फॉरेन इक्विटी से, यानी पैसा फॉरेन करेंसी में आएगा, और वो आएगा एक ट्रस्ट के थ्रू. ट्रस्ट अलग बॉडीज होती हैं, दे आर नॉट इंडिविजुअल्स. इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं होता है ट्रस्ट. ट्रस्ट के थ्रू पैसा आना है. आप बताइए कि इसमें क्या इंप्लीकेशंस आएंगे, टैक्स इंप्लीकेशंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे. सो व्हेन दिस असाइनमेंट वाज गिवन टू मी, समझ में तो मुझे आ गया था कि अरे वाह, मुझे इसका मतलब एक तो मेडिकल एसोसिएशंस एक्ट पढ़नी है, जहां पे मुझे ये देखना है कि इनको अगर ये हॉस्पिटल सेटअप करना है तो इसके लिए लैंड एलोकेशन कैसे होती है हरियाणा में. उसके बाद में फॉरेन करेंसी आ रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, और फेरा रेगुलेशंस एक्ट, ये दोनों पिक्चर में आएंगी. दोनों एक्ट्स पूरी घुमा डाली कि कहां से क्या हो सकता है. इनकम टैक्स एक्ट तो घुमानी ही थी पूरी. इनडायरेक्ट टैक्स आना ही था क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, उस टाइम सर्विस टैक्स लगा करता था. ये 5-6 एक्ट्स पढ़ के 15 दिन खींच के मेहनत करके आई वेंट टू द पार्टनर्स ऑफिस और सीधा उनको ये बोला कि मैंने ये सब पढ़ डाले. आई वॉज शॉक टू नो जब उन्होंने और कुछ इनपुट्स देने चालू करे कि निधि अपने को ना ये भी देखना पड़ेगा. अब ये क्या देखना पड़ेगा? ट्रस्ट एक्ट तो भूल ही गए आप. एंड इवन आई वॉज शॉक कि अरे हाँ, पैसा ट्रस्ट से आ रहा है, तो ट्रस्ट एक्ट तो भूल ही गए. फिर पता चला हरियाणा की रजिस्ट्रेशन ऑफ लैंड एक्ट. रजिस्ट्री होती है जहां पे रजिस्ट्री ऑफिसेज होते हैं, उनके क्या रूल्स हैं हॉस्पिटल लैंड को लेके, सरकार के क्या नोटिफिकेशन है. जैसे अब रिसेंट में रेरा आया है, वैसे कोई एक्ट पहले भी नहीं होगी. लैंड एलोकेशन कैसे होता है वो भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी स्टैंप ड्यूटी होती है, टैक्स पे होता है, सरकार के पास टैक्स जाता है, उसमें भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है. फिर ये भी पता चला उन्हीं से ही कि यार एक वो, और देखो मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी एक एक्ट है. अगर आपको मैनेजमेंट, अगर कोई भी इस तरह का मेडिकल कॉलेज खोलना है, आपको 100 बेड्स का मिनिमम हॉस्पिटल भी खोलना पड़ेगा. और वहां देख के मेरा ऐसा दिमाग का दही हुआ, तब मुझे समझ में आया कि प्रोबेबली टैक्स एडवाइजरी इज नॉट फॉर मी. आई कैन नॉट स्टडी दिस मच. ये केस लॉज कैसे यहाँ पे रेफर होते हैं, क्योंकि इसका नेक्स्ट जो लेवल था वो था केस लॉज पे, जहां पे एक्ट साइलेंट होता है, वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स क्या बोलते हैं वो देखते हैं. यानी आपको बहुत सारे केसेस में से ये देखना होता है कि इस पर्टिकुलर मैटर पे कोर्ट का क्या कहना है. अब आपने एक सबमिशन तैयार कर ली कि जी कोर्ट का इस मामले में ये कहना है, आपको यही करना चाहिए. अगले दिन एक बम गिरता है, सुप्रीम कोर्ट के नए जज आते हैं और वो नए जज एक नया जजमेंट पास कर देते हैं. अब ये जो जजमेंट होता है ये पुराने वाले के हिसाब से अलग होता है, यानी अब ट्रीटमेंट बदलना पड़ेगा, क्योंकि नए जज साहब ने एक नया ट्रीटमेंट बताया है कि ऐसे करना है इस आइटम को. दैट मीन्स यू कैन नेवर एस्केप स्टडी. डेली के इतने सारे जजमेंट्स होते हैं, इतने सारे, आप उनमें ट्रैक रखिए. आपके क्लाइंट के ऊपर एप्लीकेबल केस लॉ किसी चीज से रिलेटेड तो नहीं आ गया,
और अगर आ गया है तो उनको बता दो, क्योंकि वो भी बाइंडिंग होते हैं। दे आर अ गाइडेंस एंड बाइंडिंग ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स। किसी चीज को कैसे लेना है वो बताता है। किसी की इच्छा है अभी भी टैक्स कंसल्टेंसी में जाने की? नहीं जाना चाहिए, जिनको Yes. इंटरेस्ट हो उनको जाना चाहिए। मुझे नहीं था यार, मुझे इतना पढ़ना नहीं था। देन नेक्स्ट HMRC की गाइडेंस। तो कई बार गाइडेंस बुकलेट्स खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे HMRC ये खुद रिलीज करते हैं कि किसी भी चीज को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे। दिस इज फॉर द हेल्प ऑफ द टैक्स पेयर, द HMRC स्टाफ, एवरीवन। तो इनकी जो मैनुअल्स होती हैं, इनकी वेबसाइट होती है, इनके ब्रोशर्स होते हैं, इनकी लीफलेट्स होती है, वहां पे भी बहुत सारे टैक्स लॉज की क्लैरिटी मिलती है। ये दोनों तीनों भी फिर आपके वापस से उसी में आने वाले हैं, थ्योरी में 2 मार्क्स में। अभी तक 2-3 चीजें जो मैंने बोली, तैयार हो जाओ। चैट बॉक्स पे आई कीप ऑन आस्किंग, चैट बॉक्स पे आप आंसर लिखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैट? चैट बॉक्स पे okay, good. Give the names of any 3 direct taxes which are prevalent in UK. 3 direct taxes. Okay, correct. Correct. Very good. ये IHG नहीं है बच्चे, this is IHT. ठीक है, करेक्ट। चलो अब एक चीज और बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, चलो नॉट फुल फॉर्म, हु इज द एजेंसी हु कलेक्ट्स टैक्स इन यूके? करेक्ट, HMRC। अब HMRC की फुल फॉर्म भी बता दो फटाफट। लर्न करो। हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। ठीक है, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। करेक्ट। एक बिजनेस ने अपनी एक बिल्डिंग बेची और उस पे हुआ उसको फायदा, इस पे कौन सा वाला टैक्स लगेगा? गुड, कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ओके। वन अंकल जी, he died and his property immediately got transferred to his children. IHT लगेगा। करेक्ट, IHT लगेगा। एक बिजनेसमैन है, उसको कौन से 2 टैक्सेस पे करने होंगे? एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन है, उसको कौन से 2 डायरेक्ट टैक्सेस पे करने होंगे? ध्यान से, बहुत लोगों का आंसर गलत आ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस इंडिविजुअल को पे करने हैं, कौन से 2? कॉर्पोरेट इनकम। कॉर्पोरेशन टैक्स किसके लिए होता है? Company. I am saying an individual businessman, that means he is not a company. Company अलग है। उसको Income कौन सा? tax. Yes. NIC and income tax. उसको NIC और इनकम टैक्स दोनों पे करने होंगे। So moral of the story, corporation tax is for companies. Company is not an individual. कंपनी अलग होती है, उसके इंडिविजुअल प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, ये सब अलग होते हैं। तो एक इंडिविजुअल जो बिजनेस चला रहा है उसको पे करने होंगे इनकम टैक्स और NIC। एक इंडिविजुअल है, वो नौकरी करता है, व्हाट टैक्स विल ही पे? Income tax. इनकम टैक्स। NIC भी पे करेगा वो। ठीक है, ही विल पे इनकम टैक्स एज वेल एज NIC। ठीक है जी, गुड। मैम जो NIC है वो मतलब इंडिविजुअल जो मतलब अपना बिजनेस कर रहा है और इंडिविजुअल जो एज अ एम्प्लॉय है, वो दोनों में लगेगा। यस, दोनों की कैटेगरीज अलग है। ठीक है, चलिए जी, अब हम देखते हैं डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट्स, बेसिकली DTAAs। ये क्या होते हैं? क्या होता है, वी आर लिविंग इन ग्लोबल इकोनॉमीज। एक इंडिविजुअल होता है जो यूके का रेजिडेंट होता है, लेकिन वो इंडिया में आके बिजनेस करना चाहता है, तो क्या वो इंडिया में भी टैक्स पे करेगा उसी इनकम पे और यूके में भी टैक्स पे करेगा? ये तो उसको बहुत लॉस हो जाएगा। ऐसे केसेस में यूके और इंडिया ये आपस में एक टैक्स ट्रीटी करते हैं। तो हम जो देखते थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर इधर से उधर घूमते रहते हैं और कुछ
साइन करते रहते हैं ट्रीटीज पे, ये वही ट्रीटीज होती हैं, टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। ये एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता है, ये किसी भी एक कंट्री में होता है, वहां पे कमाता है और 20% पे टैक्स पे करता है। ये अपनी इसकी खुद की कंट्री होती है, कंट्री बी, वहां पे 30% टैक्स रेट होती है। तो ये डीटीए वर्क कैसे करता है? दोनों सरकारें मिलके जो टैक्स एग्रीमेंट करती हैं उसमें ये फिक्स कर लेती हैं कि हम इस इंडिविजुअल पे टोटल 30% का टैक्स लगाएंगे, हायर रेट वाला टैक्स ही लगेगा, कम वाला नहीं लगेगा या एडिशनल नहीं लगेगा। मतलब कि लेट्स सपोज इसने यहां से 100 रुपीज की कमाई करी, 20 का टैक्स इंडियन गवर्नमेंट ले लेगी। अब इस 100 रुपीज की कमाई पे 30 का टैक्स लेना है इस कंट्री को, लेकिन ये 20 तो यहां पे करके आया है, तो इस कंट्री को कितना टैक्स मिलेगा? सिर्फ 10 रुपीज का ही टैक्स मिलेगा। ये इंपैक्ट होता है एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी का या अग्रीमेंट का, ताकि इस इंडिविजुअल के ऊपर हायर वाली जो भी रेट होगी उतने का एक बर्डन पड़े। सोर्स कंट्री अगर ज्यादा टैक्स लेती है तो वो ज्यादा लेगी, यहां वाली फिर टैक्स वसूल ही नहीं कर पाएगी। मतलब कि इसका रिवर्स केस लेती हूं, हो सकता है इस कंट्री का टैक्स 30% हो और इसका टैक्स रेट 20% हो, इसको टैक्स देना होगा 30% पे, यहां पे जाके कोई टैक्स नहीं बनेगा। यानी दोनों रेट्स में से जो भी हायर रेट है, अल्टीमेटली टैक्स पेमेंट ये इंडिविजुअल हायर रेट का ही करेगा। दोनों जगह 20 + 30 का नहीं करेगा, इट विल नॉट बी 50%, इट विल बी हायर ऑफ द टू कंट्रीज इन टोटल, वो इतने का ही करेगा। अब एक क्वेरी आ रही है इसमें छोटी सी, दोनों कंट्रीज में सेम टैक्स रेट हो तो वो किसी भी एक में पे करेगा, दूसरी में पे करने की नौबत ही नहीं आएगी। यानी कि लेट्स सपोज यहां पे 30% टैक्स रेट है, देखो कमाई जहां पे होती है वो देश तो आपको छोड़ेगा ही नहीं, जहां पे अर्निंग जनरेट की जाती है टैक्स तो वहां पे करना होगा, यानी 30% यहां पे करेगा। अब इन दोनों कंट्रीज की आपस में टैक्स ट्रीटी है, कंट्री बी बोलती है मेरा भी 30% टैक्स है, तुम्हारा भी 30% टैक्स है, हम किसी भी इंडिविजुअल से 60% तो नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि उसने कमाई आपके वहां पे की है, आप क्यों भुगतोगे, तो आप तो 30% टैक्स ले लो, वी वोंट टेक एनीथिंग। ऐसे सेटलमेंट होता है, so that the individual pays only the highest rate applicable. yes पलक, so applicable laws का स्प्लिट नहीं होगा, सिर्फ एक टैक्स ट्रीटी इतनी सी बोलेगी कि आप दोनों में से जिसकी भी रेट हायर है, इंडिविजुअल अगर दोनों कंट्रीज में अपनी कमाई करता है तो हायर वाली पे ही टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर बर्डन इतना ही आएगा। अगर वो आपके यहां पे कर देता है तो आप ले लो, हमारे यहाँ पे करता है तो हम ले लेंगे, लेकिन वैसे टैक्स दिया जाता है जहां पे अर्निंग होती है। अब अगर उसकी 20% टैक्स रेट है, दूसरी वाली कंट्री 10% ले लेगी। फिर जैसे ये जो मैंने केस लिखा है ये यही वाला है, यहां पे कमाई हुई, ये कंट्री तो अपना टैक्स नहीं छोड़ेगी, ये 20% टैक्स यहां पे लेके ही मानेगी। अब ये बंदा क्योंकि इसका रेजिडेंट भी था, ये बोलते हैं हमें 30% टैक्स चाहिए, लेकिन क्योंकि दोनों देश आपस में एक ट्रीटी से बंधे हुए हैं, 20% तो अब लिया नहीं जा सकता क्योंकि वो सामने वाले ने ले लिया। अब इससे कंट्री बी कितना ले सकती है? सिर्फ 10% ही ले सकती है, सो 10% दे विल टेक। कुछ क्लियर हुआ? कुछ समझ आया? बताओ बताओ Yes, ma'am. बताओ। ठीक है, एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. चलिए अब दो कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके ऊपर हर बार एक 2 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। समटाइम्स इट कैन बी अ थ्योरी क्वेश्चन इन सेक्शन सी जो 3 to 4 मार्क्स का भी आया है। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में डिफरेंस ये क्या है? दिस इज टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, अंदाजा लगाओ। टैक्स इवेजन। दिस इज टैक्स इवेजन, दिस इज टैक्स इवेजन। ये टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? अब समझो, टैक्स इवेजन बेसिकली होता है आप अपनी कमाई को छुपाते हैं, सो दिस इज हाइडिंग योर मनी। इस पिक्चर को याद रखना, तुम्हें टैक्स अवॉइडेंस से याद रहेगा, टैक्स इवेजन से याद रहेगा। आप जानबूझ के अपनी कमाई छुपाते हैं ताकि टैक्स ना देना पड़े, जबकि टैक्स अवॉइडेंस होता है आप टैक्स के ही रूल्स को यूज करते हुए
टैक्स बचा लेते हैं। अब आप लोग जब टैक्स कंसल्टेंसी करेंगे, आप टैक्स अवॉइड करवाएंगे, इवेड नहीं करवाएंगे। हम ये नहीं करते, हम हमारे ज्ञान को, हम हमारी नॉलेज को यूज करते हैं टैक्स अवॉइड करने में, टैक्स तो मैम प्लानिंग करके। हाँ मैम जी, सो बेसिकली मैम टैक्स इवेजन इलीगल हो गया ना? यस, टैक्स इवेजन इज इलीगल। इसके एग्जाम्पल्स में ब्लैक मनी भी आता है, लेकिन ब्लैक मनी कोई एक्सेप्टेबल टर्म नहीं होती है प्रोफेशनली, इसलिए उसको लिखते नहीं है। लेकिन ब्लैक मनी इज दिस ओनली, टैक्स को बचाने के लिए उसको डिक्लेयर ही नहीं करना, दैट्स ब्लैक मनी। मनी सिम्फनिंग भी बोलते हैं इसको, मनी ट्रैफिकिंग भी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन सप्रेस करना मतलब छुपा लेना, फॉल्स इंफॉर्मेशन सबमिट करना मतलब गलत इंफॉर्मेशन सबमिट करना, ताकि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बच जाएं। ठीक है? हाँ विशाखा, आएंगे उस पे कि आपको एज अ टैक्स कंसल्टेंट इसमें क्या करना है। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, ये इलीगल एक्टिविटी होती है और आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है, इसमें जेल तक का भी प्रोविजन होता है। तो अगर आपने कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा, इसको अगर समझना है, एक मूवी है रेड, RAID, अजय देवगन की मूवी है, वॉच दैट मूवी, आपको समझ में आ जाएगा टैक्स इवेजन क्या है, इनकम टैक्स रेड्स कैसी होती हैं, उन रेड्स में क्या हो सकता है। बकायदा आपके घर के सोफे गद्दे सब फाड़ सकते हैं। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैव दैट पावर, हर देश में होती है। सो ये मूवी देखना हफ्ते भर, यू विल गेट टू नो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कितना ताकतवर होता है। अब आते हैं टैक्स अवॉइडेंस की तरफ। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या है? यस यस सर्वेश, ग्रे मनी भी इसी में ही होता है। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या है? सो टैक्स अवॉइडेंस इज बेसिकली आप टैक्स के ही रूल्स को यूज करके टैक्स बचाते हैं। टैक्स के रूल्स को कैसे यूज किया जा सकता है? टैक्स प्लानिंग करके। मतलब ऐसा है, मतलब कि टैक्स प्लानिंग क्या होगी? लेट्स सपोज इस बार मेरी इनकम कम है। अब इनकम कम होने की वजह से अगर मैं अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचती हूं तो CGT भी कम लगेगा, क्योंकि मेरी इनकम ही कम हो रही है। तो मैं उस प्रॉपर्टी को आज बेच सकती हूँ, इट्स बेटर कि मैं उसको अभी बेच दूं अगर मुझे बेचनी है तो। लेकिन अब मैं पहुंचती हूँ एक टैक्स कंसल्टेंट के पास, उसको बोलती हूँ कि जी इस बार तो मेरी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है, मैं ऑलरेडी बहुत हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आ रही हूँ, लेकिन मुझे अपना एक घर बेचना है। मुझे वो ये सलाह देगा कि मैडम एक बार आप रुक जाओ, अगर अगले साल आपकी कमाई कम होने वाली है ना, नेक्स्ट ईयर बेच देना, एटलीस्ट आप CGT बचा जाओगे। क्योंकि CGT की रेट्स अलग अलग है, कम कमाने वाले पे और ज्यादा कमाने वाले पे, आप वहां बचा लोगे पैसा। तो आप इस साल अगर हो सके इस प्रॉपर्टी को मत बेचो, अगले साल बेचना, क्योंकि अगले साल आपके पास कमाई नहीं होगी, आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो। लेकिन इस बार कमाई है, इस बार अगर आपने अपने घर को बेच दिया तो CGT ज्यादा रेट पे लगेगा। दिस इज टैक्स प्लानिंग, दिस इज टैक्स अवॉइडेंस। यानी टैक्स अवॉइडेंस हम करवाते हैं एज अ प्रोफेशनल। दिस इज अ लीगल रूट टू सेव द टैक्स ऑफ द क्लाइंट। टैक्स इवेजन इज नेवर अ लीगल रूट। टैक्स अवॉइडेंस कराने के लिए आपको टैक्स प्रोविजंस याद होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। दिस मेक्स दिस पेपर डिफिकल्ट कि हमें टैक्स प्रोविजंस याद होने चाहिए। सो टैक्स इवेजन में टैक्स प्लानिंग होती है, दिस इज नॉट एनी लीगल एक्टिविटी, इट्स प्रॉपर्टी लीगल, इसी के लिए तो फीस बनती है आपकी। तो अब जैसे अगर मैं इसमें ये बोलूं, लेट्स सपोज एक क्लाइंट है आपके पास आता है, वो बोलता है कि भाई इंडियन क्लाइंट ही ले रही हूं अभी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 250 करोड़ की मेरे ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बना डाली, बचाओ बचाओ सर बचाओ, मेरे को 250 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ जाएगा मेरे को। अब आप ये बोलते हो इस सारे केस को समझ के कि इस 250 करोड़ में से मैं आपका 180 करोड़ तो बचा सकता हूं, बाकी तो आप बचा नहीं पाओगे सर, आपने बहुत झोलझाल कर रखे हैं। 180 करोड़ मैं बचा सकता हूं। हम एक आइटम को ऐसे शो कर सकते हैं, हम दूसरे आइटम को जो बेचने की प्लानिंग है या फिर आपने जो बेचा है, या फिर एक अरेंजमेंट ऐसा हम कर सकते हैं जिससे ये आगे डेफर हो जाए। कैसे हो सकता है वो? कई बार CGT बच जाता है जब आप फर्दर एक नए एसेट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप ये सलाह करना चालू करते हैं कि सर CGT इसमें बनेगा ही नहीं, आप एक नई प्रॉपर्टी और खरीद लो, एक बेचिए एक नई खरीद लो।
तो मैं 180 करोड़ का टैक्स आपका बचा जाऊंगा। अब वो आपसे पूछता है अरे वाह वाह आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, फीस बताओ अपनी, तो आप बोलते हो 10 करोड़। इस पूरी कंसल्टेंसी की फीस आप लेते हैं 10 करोड़। अगर आपको लगता है कि ओ वो नहीं पे करेगा, वो भाग के पे करेगा, वो क्यों पे करेगा? अगर उसके 180 करोड़ बचते हैं, ये 180 करोड़ बिजनेसेस कहां से लेके आएंगे? वो लोन लेंगे। बिजनेस लोन बेयर मिनिमम क्या रेट पे मिलता है? 12% से नीचे तो नहीं मिलता, इन एनी केस नहीं मिलता। यानी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये 180 करोड़ देने पड़ गए तो ये उधार से दिए जाएंगे, लोन लेके दिए जाएंगे, ये पैसा तो वापस कभी आएगा नहीं। तो 180 करोड़ का इंटरेस्ट ही एक साल का कितना हो जाएगा? मैं अगर 10% भी मान के चलूं तो भी 18 करोड़ होता है। और यहां तो आप परमानेंटली 180 करोड़ बचा लेने की बात कर रहे हैं। वो भाग के खुशी खुशी तुम्हें ही पैसे देगा। बिकॉज ऑफ दिस बैकग्राउंड टैक्स कंसल्टेंसी को बहुत मनी मेकिंग प्रोफाइल बोला जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, अगर हम बीइंग प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि इतने सारे प्रोविजंस है यार, इनको लर्न करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, तो सोचो एक आम इंसान के लिए कितना मुश्किल होता होगा। सो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग अगर सिस्टम में इजी कर दी गई है, असेसमेंट अभी भी इजी नहीं है। असेसमेंट होता है जब HMRC या फिर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ये आके आपसे सवाल जवाब चालू करती है। हाँ जी, आपने ये कैसे यहाँ पे किया है, इस पे कैसे एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं आप, कैसे रिलीफ क्लेम कर रहे हैं आप, क्या आपने इस पैसे को री इन्वेस्ट कर दिया जो आप इसका एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं? ये जो माइनर पॉइंट्स होते हैं ये आते हैं एक एक्सपर्ट के पास। सो दिस पेपर इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर दैट एक्सपर्टीज लेवल। बात समझ आई? व्हाई दिस इज टर्म टू बी अ वेरी मनी मेकिंग प्रोफाइल? अभी कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कितने पार्टिसिपेंट्स ma'am. इस बैच में? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अबे 37 से 33 हो गए। मतलब प्री ब्रेक और पोस्ट ब्रेक में ही कई लोगों ने फैसला कर दिया कि ये बहुत ही वाहियात पेपर है। चलो आई विल टेक इट एज इफ लोग कॉफी पी के चले गए। ओके, लास्ट पॉइंट, टैक्स अवॉइडेंस में। टैक्स अवॉइडेंस में यू टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स स्कीम्स। उनमें जो भी लूप होल्स होते हैं आप उनको यूज करके उनके बेनिफिट से अपने क्लाइंट का बेनिफिट करा देते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। इसमें से जो भी क्वेश्चन आता है दैट इज नॉट वेरी टफ टू हैंडल। अब किसी का एक बीच में क्वेश्चन आया था कि अगर हम ऐसे केस में टकरा जाएं जहां पे हमारा क्लाइंट गड़बड़ कर रहा है तो क्या करना है? तो HMRC को रिपोर्ट करना है, रिपोर्टिंग सस्पिशंस। आप लोगों के ऊपर ACCA की प्रोफेशनल एथिक्स लगते हैं। ACCA का एक कोड ऑफ एथिक्स है जो स्पेसिफिकली आपके रोल को क्लैरिफाई करता है। मुझे ICAI के रूल्स फॉलो करने हैं। दैट मीन्स आई हैव टू अदर टू सर्टेन एथिक्स। उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। अगर हम उस कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं तो वो हमें मेंबरशिप से बाहर निकाल सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर क्लाइंट को झोल झाल कर रहा है, क्लाइंट ने एक गलती करी, वो आपका क्लाइंट है और आप उसको क्लियरली टैक्स एडवाइस देते हैं। अब आपने उससे पूछा तो पता चला ये तो बिल्कुल जेन्युइन एरर था, गलती से गलती हो गई। सबसे पहला काम आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, अगर HMRC को हमने ये गलती नहीं बताई तो इसका नतीजा क्या होगा। यानी सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि ये गलती रिपोर्ट करनी पड़ेगी, HMRC को बतानी पड़ेगी, और अगर हम नहीं बताते तो उसका नतीजा क्या निकलेगा। सो धमकी नहीं देनी है, बताना है कि सर अगर ये नहीं डिस्क्लोज किया तो इस पे पेनल्टी ये आने वाली है, यू विल बी इन ट्रबल। अब ऐसे केस में क्लाइंट मान जाता है, बहुत बढ़िया। अब क्लाइंट नहीं मानता, मना कर देता है, नहीं बताना है HMRC को, तो आप क्या करने वाले हैं यहाँ पे? आप सीधा सीधा राइटिंग में उसको लिख के देंगे, अगर हमने ये डिस्क्लोज नहीं किया देन द कंपनी विल बी इन दिस पेनल्टी केस। ये आपको राइटिंग में देना है। अगर राइटिंग में देने के बाद भी नहीं रुकता क्लाइंट, यू हैव टू स्टॉप वर्किंग फॉर द क्लाइंट। राइटिंग में देना इसलिए जरूरी है, कल को HMRC इस क्लाइंट के ऊपर कोई भी एक्शन लेगी, ये तो बोल देगा अरे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला था। आपको अपने आप को सेव करके चलना है। तब आप HMRC को दिखाएंगे कि जी नहीं, ये देखो मैंने मेल में क्लियरली लिखा था कि आपको ये चीज डिक्लेयर करनी चाहिए, मेरे मेल के बावजूद आप नहीं रुके। ये मेल, ये राइटिंग में इसलिए डालनी जरूरी होती है ताकि कल को कोई भी एक्शन हो
you are always in the safer side. ऑडिट रिपोर्ट्स भी देखोगे ना, ऑडिट रिपोर्ट्स में भी ऑडिटर ये लिखता है, the conclusion has been arrived on the basis of the explanations given by the management. They are assumed to be true and fair. तो ये क्लियर आपको ध्यान रखना है इन चीजों में कि ये आपको दिक्कत में ना डाल दे। तो सबसे पहली चीज, अगर कोई गलती हुई है, आपको ये देखना है गलती जेन्युइन है, आप क्लाइंट को समझाइए। लेकिन अगर क्लियरली वहीं दिख रहा है ना कि फ्रॉड कर रहा है, तो फिर समझाने वाली कोई बात नहीं है। अब आपने क्लाइंट को बता दिया कि साहब ये आपको बताना होगा HMRC को, अगर नहीं बताया तो उसका रिजल्ट क्या होगा। क्लाइंट मान जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं मानता तो आपको राइटिंग में उसको लिख के बताना पड़ेगा कि इसका नतीजा क्या होगा। क्लाइंट फिर भी नहीं मानता, देन यू नीड टू स्टॉप वर्किंग फॉर द क्लाइंट। अब इसके बाद में अभी भी क्लाइंट नहीं मान रहा, आपने राइटिंग में भी दे दिया, आपने उसको ये भी बोल दिया कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा, क्लाइंट फिर भी नहीं मान रहा, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? देन यू हैव टू स्टॉप वर्किंग फॉर द क्लाइंट। ध्यान रखना, आपको क्लाइंट के लिए काम करना बंद कर देना है और HMRC को इन्फॉर्म करना है कि अब आप इस क्लाइंट के लिए काम नहीं करते। लास्ट वाले पॉइंट के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जब आप किसी क्लाइंट का काम छोड़ते हैं तो आप HMRC को बताते हैं कि आपने इसका काम छोड़ दिया है, आप वजह नहीं बताते हैं। एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज होता है आपके प्रोफेशनल इनसाइट के अंदर कि आप क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। आप अपनी सारी लड़ाई जाके बता नहीं देंगे HMRC को कि ये लोग है ना ऐसा झोलझाल कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं इनको ठीक करने को, ये फिर भी ठीक नहीं कर रहे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक हो गई। यानी ध्यान ये रखना है कि HMRC को इन्फॉर्म क्या करना है कि मैं इनके लिए काम नहीं कर रहा, बस, और कुछ नहीं इन्फॉर्म करना। यू आर नॉट सपोज टू टेल HMRC व्हाई यू आर नॉट वर्किंग फॉर द क्लाइंट। रीजन नहीं बताना है, वरना कॉन्फिडेंशियलिटी के अगेंस्ट चले जाएंगे आप। बस इतना ही बताना है कि आप इनके लिए काम नहीं कर रहे, सिंपल। अब एक बार फटाफट से इस चार्ट को देखो विशाखा, वजह नहीं बतानी है, ठीक है? फटाफट से इस चार्ट को देखो, इफ दिस इज क्लियर और नॉट। क्वेश्चन बार बार पूछता है, कैन an ACCA member disclose the reason why he is not working for the client? So the answer is no, you cannot disclose the reason. You just have to inform HMRC that you are no longer serving that client. रीजन अपने आप फाइंड आउट करने दो ना HMRC को, आप रीजन नहीं बताएंगे, ठीक है? ये चार्ट क्लियर है सबको? Yes, ma'am. And this ends the chapter here. चैप्टर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में कई सारी चीजें फटाफट एक बार क्रिस्प कर देती हूँ। नंबर 1, आपने एक नया वर्ड सीखा है, HMRC। यूके की इनकम टैक्स अथॉरिटी इज HMRC, हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। उसके बाद में हमने डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स देखा। कितने तरह के टैक्सेस चलते हैं यूके में? इनकम टैक्स, NIC, CGT, IHT, कॉर्पोरेशन टैक्स और वैट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कौन सा होता है? फिर हमने ये देखा कि अगर कोई भी फ्रॉड हो रहा होता है तो HMRC को कैसे रिपोर्ट करना है। जनरल सी चीजें इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं है जो एग्जाम में आती है, लेकिन इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। ये तो इसकी तो आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी मैंने बोला है इसी में से ही सब कुछ आने वाला है। सो वट एवर कम्स इन द एग्जाम सिंस प्रीवियस अ लॉट ऑफ इयर्स, उसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आई एम एक्सप्लेनिंग। तो क्लास भी अगर ध्यान से सुनी है ना, आपको स्टडी टेक्स्ट या फिर वर्कबुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्ट क्वेश्चंस उठाओगे एग्जाम किट के या फिर रिवीजन किट के, वहीं से आपको आंसर्स आने लग जाएंगे, बिकॉज एवरी मैटर इज देयर इन दी नोट्स। हाँ, अब नेक्स्ट पे आती हूँ। आई नीड टू शो यू दी LMS फ्रॉम वेयर यू विल एक्सेस दिस पर्टिकुलर थिंग। आपके पास जैसे ही आप रजिस्टर होंगे एक मेल पहुंची होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो ब्लेंडेड मॉडल में है कि नहीं है? यस मैम। अब एक बैच इतना थकेला क्यों है? Yes, ma'am. ओ भाई, एनी रीजन फॉर दिस? हेलो? मे बी शायद फर्स्ट क्लास है इसलिए सारे नर्वस होंगे। उसके बाद में सब असलियत पे आएंगे। चलो फिर तो ठीक है,
अगर ऐसा होने वाला है तो वेट, आई एम जस्ट ओपनिंग अप माय जीमेल अकाउंट, वहां से आपको दिखाती हूँ कि कैसे इसकी एक ईमेल आई होगी। आपके पास एक ईमेल आई होगी, नाउ यू आर एनरोल्ड इन टैक्सेशन करके। आई विल शो यू दी स्क्रीन, बाकी मेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई ईमेल। मेरे मेल बॉक्स में मेरे पास एक इस तरह की कोई मेल होगी। अब इस ईमेल से आप कैसे एक्सेस करेंगे? आपको ये कॉन्फर्मेशन इस चीज के लिए है कि आपको टैक्सेशन में ऐड कर लिया गया है। अब आपको जाना है हमारी वेबसाइट पे, दैट वेबसाइट इज value-ed.in। ये कुछ इस तरह की दिखेगी। ये लड़की मैं नहीं हूं, ना मेरा बचपन है, ना मेरी कोई स्टूडेंट है। लॉग इन करिए। अब लॉग इन जब मैं कर रही हूं, आपको क्रेडेंशियल्स भी मिलेंगे। क्या आपका पासवर्ड होगा, क्या आपका लॉगिन आईडी है, वो सब आपको मिल जाएगा उसी मेल में। अभी मुझे चेक कर लें तो मेरा सही है क्या, पासवर्ड देखो गलत हो गया। ठीक है, ऐसी कुछ विंडो खुलेगी जिसमें आपके कोर्सेज दिखेंगे। अब इन कोर्सेज में मुझे टैक्सेशन दिख रहा है, देखो मैं कितना पढ़ती हूँ, 2% कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये ओपन इट, ये इस तरह का दिखेगा। ये लेफ्ट में जितने भी चीजें हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक दिस आउट। लेफ्ट में जितने भी चीजें हैं, ये सारी की सारे इसके कंटेंट्स हैं। ये अब इनको कैसे एक्सेस करना है, आपको सिर्फ इन पे जाके क्लिक करना है। जैसे एक ओरिएंटेशन सेशन था सितंबर 22 का, ऐसे ही ओरिएंटेशन सेशन की बजाय आज वाली क्लास होगी जो आपके फोल्डर में आपको सबसे पहले दिखेगी। डेट्स एंड टाइम लिमिट्स, ये कैप्लन के डेट्स एंड टाइम लिमिट्स हैं जो आपको एंड में करने हैं, अभी इनका कुछ नहीं करना। यानी सारे के सारे बुक में जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी टाइम लिमिट्स हैं, वो सब क्लब करके इसमें डाली हुई है। अब एक प्लानर होता है, हम किस दिन मॉक टेस्ट रखेंगे, किस दिन प्रॉब्लम क्लासेस होंगी, ये सितंबर का अभी तक हटाया इसलिए नहीं गया ताकि आप लोगों को ये बताया जाए। इसी तरह से आप लोगों को दिसंबर का मिलेगा। तो जैसा ये यहां दिख रहा है वैसे आपको दिसंबर का दिखेगा। अब आते हैं सेशंस की तरफ। सेशन 1, जो लाइव बैच वाले हैं उनके तो सेशंस तब अपलोड होंगे जब जब क्लासेस हो जाएंगी। जैसे आज एक सेशन हुआ है तो नए वाले फोल्डर में आज का सेशन आ जाएगा, आगे वाले सेशंस नहीं आएंगे। जो ब्लेंडेड वाले हैं, जिनको इमीडिएटली सारी रिकॉर्डिंग्स मिल गई हैं, उनको सारे के सारे ये मिल जाएंगे, बट देन दे विल नॉट बी सिटिंग इन द लाइव बैच। बाकी सारी फैसिलिटीज उनके साथ सेम होंगी, रूटीन टेस्ट वही होंगे, होमवर्क सबमिशन वही होगा, मॉक टेस्ट पेपर्स उन पे भी अप्लाई होंगे। बस उनको सैटरडे संडे वाली लाइव क्लासेस में नहीं बैठना है। और दूसरा, उनको जो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी वो थोड़ी पुराने वाली मिलेंगी। पुरानी कौन सी? जो लास्ट बैच रन हुआ था, मतलब जो जून एग्जाम के लिए रन हुआ था। अब ऐसे में ये सेशंस चलेंगे कैसे? इन पे क्लिक करो, ये सामने सेशन आ गया, इसमें आप यहां इनको प्ले करेंगे, दे विल प्ले। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेटिंग्स का बटन है, सेटिंग्स से आप इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं। धीरे सुनना है धीरे सुन लो, तेज सुनना है, जल्दी सुनना है तो जल्दी सुन लो। हियर यू विल फाइंड क्वालिटी ऑल्सो, वीडियो क्वालिटी अगर हाई रखनी है तो वो डेटा थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करेगा। ऑटो पे सबके डेटा और बैंडविड्थ को वो कंट्रोल कर सकता है। यहां से ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, एस्केप करोगे फुल स्क्रीन हट जाएगा। अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमें देखने में आ रही है एलएमएस पे, आप अगर ऐसे छोड़ के कहीं चले जाते हो इसको पॉज करके, ये तब भी इसका टाइमर चलता रहता है। तो कोशिश करो कि जब आप पढ़ नहीं रहे हो तो एग्जिट कर जाओ, जब पढ़ने बैठो तो डेडिकेटेडली पढ़ो। वी एक्चुअली वांटेड टू हैव दिस क्लैरिफिकेशन कि ऐसा क्यों है, तो उनका रीजन यही आया कि आप अगर पढ़ नहीं रहे हो और 2 घंटे के लिए पॉज करके चले गए, क्यों कर रखा है फिर? यानी जब आप बैठ रहे हो तो आप सिंसियरली बैठो। अब आपको एक्सेस कितनी मिलती है? लाइव बैच वालों को इसकी एक्सेस मिलेगी फॉर 2 टाइम्स अपार्ट फ्रॉम द लाइव क्लासेस। लाइव क्लास में 60 आवर्स बैठ जाओगे, फिर 2 बार और चाहिए, बस और क्यों चाहिए? 10-10 बार पढ़ के ऐसा क्या कर लोगे जो 3 बार में नहीं समझ में आ रहा? ये सेशंस आएंगे, उसके बाद में कुछ पीपीटीज होंगी यानी कि नोट्स होंगे। जैसे अभी मैं ये इंट्रोडक्शन रन कर रही हूं तो ये आपके एलएमएस पे भी चलेंगे ऐसे, क्योंकि हर जगह आपके पास जरूरी नहीं है ना बुक्स हो, तो जहां बुक्स नहीं होंगी वहां पे इसको खोलो और पढ़ लो। लेकिन अब मैंने आपको बोला कि डाउनलोड भी कर सकते हो, तो ये डाउनलोडेबल, उनका अलग फोल्डर है। डाउनलोडेबल आपको कुछ इस तरह के दिखेंगे, इस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे।
नेक्स्ट इसके बाद में कुछ प्री रिकॉर्डेड चैप्टर्स हैं जैसे पेंशंस, एनआईसी, रेजिडेंसी रूल्स और पार्टनरशिप। ये आपको एक्सेस मिलेगी लाइव बैच वालों को थोड़े टाइम बाद, क्योंकि ये एकदम से नहीं करने। विशाखा अभी उसकी जरूरत नहीं है, वो एंड में करना है, इसलिए समझ में नहीं आया। अभी सिर्फ इसको एक्सेस करना देखो कि एक्सेस कैसे करना है। ये चैप्टर्स जब करने होंगे तब मैं बता दूंगी, उससे पहले आपको इनको हाथ नहीं लगाना है। क्लास वर्क मैंने जब जब किसी भी एक्सेल शीट में कराया है उसकी भी एक्सेल शीट को यहां डाल दिया है। अगर आपको ये समझना है कि मैंने कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज किया है, इस शीट को डाउनलोड करेंगे और देखेंगे। ये आपको कब खोलनी है, मैंने अपने आप क्लास में चलाई है। अगर कोई भी एक्सेल आपको दिख जाएगी कि ये वाली एक्सेल फिर यहां पे भी होनी चाहिए। उसके अलावा रिवीजन किट ट्रैकर, ये ट्रैकर क्या होता है, मैंने पूरी एग्जाम किट में कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड है वो बनाया हुआ है। वो इसलिए बनाया हुआ है ताकि आप ये ट्रैक कर सकें कि कौन से क्वेश्चंस क्लास में हो गए, कौन से क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। जैसे जैसे करते जाएं, डन 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 मार्क करते जाओ। मैं ये रिवीजन ट्रैकर आपको दिखा देती हूं कैसा दिखता है। ये डाउनलोड, ऐसा होता है। तो इसमें मैंने क्लास वर्क मार्क किए हुए हैं कि कौन सा वाला क्वेश्चन है जो आप यहाँ पे क्लास वर्क में मिलेगा आपको, यानी बाकी सारे आपको खुद करने हैं। ये वैट के हैं, सीजीटी के हैं, तो अलग अलग वर्कशीट्स में मैंने अलग अलग डाले हुए हैं। जैसे ये जब जब जो जो होमवर्क में दिया है आप इस स्टेटस में मार्क कर सकते हैं, डन 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 लिख सकते हैं। सो दिस इज डाउनलोडेबल। ये देखो, ये रेड वाले जो है ये क्लास वर्क में है, ये आपको क्लासेस में दिखेंगे। बाकी जो भी होमवर्क वाले हैं वो आपको होमवर्क में खुद कंप्लीट करने हैं, मतलब ट्राई करने हैं। और उसमें से जो भी प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम क्लासेस में आप पूछेंगे। प्रॉब्लम क्लासेस आपको ग्रुप पे पता चल जाएंगी कि कितने से कितने चैप्टर की प्रॉब्लम क्लास कब हो रही है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 7-8 चैप्टर्स की एक साथ एक प्रॉब्लम क्लास होगी, फिर नेक्स्ट 7-8 चैप्टर्स की एक साथ होगी, फिर नेक्स्ट की एक साथ होगी, और फिर एक प्रॉब्लम क्लास होगी जो कंप्लीट सिलेबस की होगी। उसके डेट और टाइम आपसे शेयर होते रहेंगे ग्रुप पे। लाइव वालों को पता रहेगा कि कौन सी चीज कब हो रही है, ब्लेंडेड वालों को भी क्लियरली ग्रुप पे मेरी तरफ से कम्युनिकेशन आती रहेगी। इन द मीन टाइम आप चैप्टर सेशन 1 से चालू होते जाओ, करते जाओ जो भी सीक्वेंसिंग है। सृष्टि आती हूं, उस पर आती हूँ बच्चे, ठीक है। अब इसके ऊपर कहां गया मेरा, ये रहा। ये सेशंस की जो भी सीक्वेंसिंग है, सीक्वेंसिंग में ब्लेंडेड वाले पढ़ते रहेंगे, लाइव वाले तो वैसे ही जब जब जो जो हो रहा है उस बेसिस पे पढ़ेंगे। ब्लेंडेड वालों के लिए हो चाहे लाइव वालों के लिए हो, ये प्रॉब्लम क्लासेस हैं। ये यहां से हटाई क्यों नहीं गई है, आपको दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम क्लासेस होती हैं। सितंबर की प्रॉब्लम क्लासेस ये रही। तो प्रॉब्लम क्लासेस ज्यादा भी हुई होंगी, मैंने अपलोड नहीं करी होंगी। 4 प्रॉब्लम क्लासेस हर क्वार्टर में होती हैं। ये प्रॉब्लम क्लासेस का शेड्यूल आपको मिलेगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। टेस्ट्स, ये जो रूटीन टेस्ट्स हैं ये यहां पे डाल दिए गए हैं। ये एक डेडिकेटेड टाइम पे ओपन किए जाएंगे जिसकी कम्युनिकेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप पे ही आएगी। और इसके बाद में आएंगे मॉक टेस्ट पेपर्स। मॉक टेस्ट पेपर्स भी आप पहले नहीं खोल पाएंगे, ये तभी खुलेंगे जब मैं यहां से सेटिंग चेंज करके आपको अलाउ करूंगी। इन द मीन टाइम यू वोंट बी एबल टू ओपन देम। इसलिए अभी के लिए आपके लिए टास्क सिर्फ एक ही बचता है। ब्लेंडेड मॉडल वाले जिनको सब कुछ अभी एक साथ मिल गया है, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम सेशन नंबर 1। सेशन नंबर 1 से फिर 2, फिर 3, फिर 4 आगे बढ़ते चले जाओ। सब कुछ सीक्वेंस में जैसे करना है वैसे ही करना है। उर्मिला, नो वेट, यू हैव टू गेट इन टच विद राहुल ऑन दिस। अच्छा, अब आती हूं एक और डिक्लेरेशन पे, बिकॉज दैट रियली नीड्स अटेंशन हियर। Apologies from my side, I won't be able to address the questions on WhatsApp. ये जो WhatsApp ग्रुप बनेगा वो आप लोगों के आपस डिस्कशन के लिए होगा। मैं आऊंगी आपके सामने प्रॉब्लम क्लासेस में, but not for answering the WhatsApp queries. I'll tell you the reason. There are more than 250 students in this quarter also. 300 भी टच हो सकते हैं। अगर WhatsApp पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिया तो ma'am will no longer be teaching, ma'am will no longer be making tests, checking your tests, ma'am will be just engaged on WhatsApp. और WhatsApp पे पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है। सामने वाला किस पर्सपेक्टिव से क्या चीज पूछ रहा है वो समझे बगैर आंसर देना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट।
कुछ पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को वाउच कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम के ऊपर 10 मैसेज करने पड़ते हैं, तब जाके वो क्लियर होती है कि ये प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मैं जैसे क्लोज करूंगी, आप अपने अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। अभी सामने लाइव बैठी हूँ, आप तब पूछ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आंसर करना आई ट्राई टू अवॉइड। मेरे पास हर 3 घंटे में 70-80 मैसेजेस का बल्क होता है। आधे मैसेजेस में देख भी नहीं पाती, लिटरली मैं देख भी नहीं पाती, बिकॉज करंटली ऑल्सो आई एम वर्किंग फॉर मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। चाहे आपके नोट्स प्रिपरेशन हो, चाहे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हो, हर बैच के टेस्ट पेपर्स में कुछ अलग करना पड़ता है। और अब तो वैसे ही हम एक होमवर्क सबमिशन का सिस्टम और चालू कर रहे हैं। दैट मीन्स माई टीम विल बी आंसरिंग मी किसने क्या होमवर्क सबमिट किया है, किसकी पर्सनली क्या दिक्कतें आ रही है। तो आई विल हैव टू चूज माई प्रायोरिटीज कि मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देने हैं या फिर मुझे एक एक स्टूडेंट को खींच के ट्रैक पे रखना है। ठीक है, सो दैट्स माई सिंसियर अपॉलॉजीज इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई व्हाट्सएप पे जवाब मिलेगा। सॉरी बच्चे, नहीं मिल पाएगा। मैं आपको इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, ये मैं बोल सकती थी आपके ज्वाइन करने के बाद भी, बट दैट वुड बी चीटिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अब ये जो मैं क्विज की बात कर रही थी, जो क्विजेस इंट्रोड्यूस होंगे, उसमें मेरी टीम अपने आप जो 10 क्वेश्चंस लेके बैठेगी। अगर उन 10 क्वेश्चंस में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, दे विल सॉर्ट इट देयर एंड देयर। वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिस्टम ऑल्सो, जहां पे मेरे पास आने से पहले आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए, लेकिन वो एक डेडिकेटेड टाइम में हो पाएंगी। हम ऐसा कभी भी नहीं कर पाएंगे कि व्हाट्सएप पे वो भी सॉल्व करने लग जाए, नहीं, वो कंफ्यूज कर देंगे। क्योंकि मैंने कई बार ये चीज देखी है कि व्हाट्सएप पे जब मैं एड्रेस करती थी प्रॉब्लम्स, कुछ की कुछ हो जाती थी। सामने वाला क्या पूछ रहा है वो समझने में मुझे बहुत दिक्कत आती थी, मैं क्या कह रही हूँ वो उसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। कोई फायदा ही नहीं है। आप लोग आपस में छोटे मोटे डिस्कशन कर सकते हो, बट स्टिल इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आपको प्रॉब्लम क्लास में वो चीजें लेके आनी है। प्रॉब्लम क्लासेस, एक और चीज हाईलाइट कर देती हूँ जिन्होंने भी ब्लेंडेड लिया है, प्रॉब्लम क्लासेस विल नॉट हैपन ऑन वीकेंड्स। सॉरी, आई एम वर्किंग फॉर 9 to 10 hours ऑन द वीकेंड्स इन टेकिंग लाइव क्लासेस। वीकेंड्स पे प्रॉब्लम क्लासेस नहीं होंगी, वो वर्किंग डेज पे होंगी। अब वो टाइमिंग्स उनकी ऐसी होंगी, या तो मॉर्निंग 7:30 to 8:30 रखेंगे, या फिर 8 to 9 रखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कौन ज्वाइन करते हैं, उसमें से कितने लोग वर्किंग है, कितने अवेलेबल हैं, या फिर रात के 8 से 9 होंगी, सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम योर ऑफिस एंड देन यू कैन ज्वाइन बैक। तो जो क्लासेस है, अगर आपको ये दिक्कत लगती है कि भाई मैं तो वीकेंड्स पे ज्वाइन कर सकता हूँ, वी स्टिल कैन रिफंड द फीस फॉर 7 days। सो 7 days में अगर कोई भी तुम्हें लग रहा है कि भाई ये गड़बड़ हो रही है, कुछ दिक्कत हो गई है, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। ठीक है प्रियंका, फॉर दिस यू नीड टू गेट इन टच विद राहुल, ही विल गाइड यू। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब मैं आती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, माय सिस्टम्स, हाउ वी वर्क। अब आप लोगों की प्रॉब्लम्स पे आती हूँ। जो मैम लाइव बैच में कराओगे इन 1 day, वो सब ब्लेंडेड मॉडल में 1 रिकॉर्डिंग में ही कवर्ड। यस शिफा, सो ये जो ब्लेंडेड मॉडल आपको मिला हुआ है, ये पिछले लाइव बैच का ही है, ये मेरा स्पेशली रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है। ये लाइव बैच पिछली बार जो चला था, इसी के सेशंस हैं, तो तकरीबन स्पीड वही रहती है। उस टाइम भी स्टूडेंट्स इतने ही थे, 30-35 के आसपास। इस बार भी लाइव 30-35 ही जाएंगे, तो स्पीड मोर और लेस उतनी रहती है। ठीक है महक, यस कैप्लन हो जाएगी, आप कैप्लन मत लो, वी विल इंश्योर दैट कैप्लन इज डन। सिमरन लेट्स सी, यार एफआर में मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 को शाम को बिठाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। शिफा, ब्लेंडेड मॉडल में है टारगेट्स भी, ब्लेंडेड में टारगेट्स हैं, सो दैट टारगेट शीट विल बी क्रिएटेड फॉर यू ऑल्सो विद सम टेंटेटिव डेट्स ऑफ प्रॉब्लम क्लासेस। लेकिन वो डेट्स टेंटेटिव होंगी, रीजन बीइंग अगर लाइव बैच वहां तक पहुंचा नहीं तो हो सकता है 3-4 दिन आगे सरकानी पड़े, लेकिन ये टाइम शेड्यूल कब से कब तक क्या करना है, ये सब आपको मिलेगा ब्लेंडेड में भी। हाँ हाँ नित्या, ब्लेंडेड में भी प्रॉब्लम क्लासेस है, इसीलिए तो ब्लेंडेड है, वरना रिकॉर्डेड मॉडल होता उसका नाम। प्रॉब्लम क्लासेस सबकी कॉमन होंगी, लाइव बैच वाले भी उसमें बैठेंगे और रिकॉर्डेड वाले भी बैठेंगे। ठीक है तेजस्विनी, इवनिंग either 5:30 to 8 or 5 to 8। मैम कोई मॉर्निंग ले लो, मेरे सारे बैच इवनिंग के हैं। ऋषिका, सुबह वाले में, एफआर वाले में 52 स्टूडेंट्स लाइव बैठेंगे, जिसमें से कम 10-12 दूसरे टाइम जोन के हैं।
वाह, मतलब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ इवनिंग वाला हो जाता है। और मैम मेरा कंसर्न ये था कि अगर क्लास 4 to 5 आवर्स में अपलोड होती है तो एटलीस्ट जो थोड़ा बहुत कवर अप करना है मंडे से पहले वो संडे को थोड़ा बहुत देख लें, और अगर शाम को होती है तो फिर एनर्जी नहीं रहती। मैम टैक्स का सिलेबस ज्यादा है, प्लीज। नहीं नहीं सिमरन, बट वो वायबल नहीं हो पाएगा। एक काम ये कर सकते हैं, वी कैन कीप इट फ्रॉम 4:30 to 7:30 और रात के 10-11 बजे तक क्लास अपलोड हो जाएगी। बोलो क्या हो गया, म्यूट पे क्यों चली गई तुम? मैम मैं सुबह ही चाह रही थी, सारे बैचेस मेरे इवनिंग के ही रहते हैं। सिमरन वो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है, 51 स्टूडेंट्स में से एडजस्टमेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। वो बहुत बड़ा बैच है, इसमें तुम्हें क्लास अपलोड करने की दिक्कत आ रही है। सी बिकॉज समहाउ मैं तुम्हें बताऊं, इस चीज में मैं पहले टैक्स का बैच ही मॉर्निंग में लिया करती थी, बट इस बार चाहे 50 बच्चे शाम के भी होते ना, टैक्स के भी होते, आई वुड हैव एक्चुअली टेकन टैक्स इन द इवनिंग। कारण बताती हूँ, मैंने अभी एक रिसेंटली कॉलेज के लिए क्लासेस ली थी और वो इवनिंग की थी। कई बच्चों ने ये बोला कि मैम हम सुबह सुबह रिवीजन कर लेते हैं एंड देन वी सिट इन दी क्लास। ये बात मुझे खुद उस टाइम क्लिक करी कि यार मैं सुबह क्लास रखती थी, ये तो मेरी तरफ से बेवकूफी थी। सुबह तो तुम्हारा खुद का स्टडी टाइम होना चाहिए, प्रोवाइडेड तुम पढ़ते हो। सिमरन यस मैम, ठीक है, चलेगा। जी ले अपनी जिंदगी और मुझे कॉल कर लेना कल। यस मैम। आई वुड लाइक टू रियली अंडरस्टैंड कि दिक्कत क्या है, क्योंकि मैं सच बताऊं, मुझे 50 बच्चों को चेंज करने में दिक्कत है, और दूसरा तुम शाम के टाइम तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे, तो रहने ही दो। ये टैक्स के टाइम एटलीस्ट 3 घंटे अभी पढ़ने के काम आ जाएंगे, सुबह रिविजन करना। मैम मुझे ना बस टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इस वजह से थोड़ा लग रहा है। पर तुम्हारे तब भी 70+ आएंगे, सो रोना बंद करो। ठीक है मैम। आप 5 से पहले कर सकते हो, लाइक 4 to 7:30 कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या प्रोवाइडेड करना? तुम 4 बजे सो नहीं। हाँ, नहीं सोएंगे, 1 घंटे में कुछ नहीं होएगा। ठीक है, कर सकते हैं। विशाखा, तुम्हारे एक्सक्लेमेशन मार्क्स के अलावा तुम्हारा मैसेज बहुत पीछे चला गया। व्हाट आर यू आस्किंग, पूछो। मैम आई हैव टू आस्क कि हम लोग ऑडिट और ऑडिट और टैक्स एक साथ कर सकते हैं, याद आया। हाँ, सो ऑडिट और टैक्स विशाखा नॉट एट ऑल रेकमेंडेड। ऑडिट में भी बहुत लर्न करना होता है, चीजें पुट अप करने का स्टाइल डिफरेंट है, मतलब बेसिकली वो भी थ्योरी और यहाँ पे भी प्रोविजंस लर्न करने हैं। ये आ बैल मुझे मार है कि आगे से बैल मार और पीछे से गाय मार। ma'am, I actually tried to give the audit in March quarter before excellence, so I didn't get any marks, so I was thinking about giving it with tax. That's why. Is it prepared? No, not prepared yet. I was thinking about taking the blended session of yours only in audit. नहीं विशाखा, टैक्स के साथ कुछ मत करो। सी आई विल सीरियसली नॉट एडवाइस। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैम मैं आपसे लूंगी इसलिए मैं हाँ कर दूं, बिल्कुल नहीं, टैक्स के साथ नहीं जाएगा। यू आर वर्किंग राइट नाउ? No, ma'am, I'm not working. विशाखा मैक्स टू मैक्स पीएम चल सकता है इसके साथ, क्योंकि उसका सिलेबस छोटा है, वो प्रैक्टिकल है, कम से कम उसमें लर्न करने का नहीं है। लेकिन दोनों पेपर लर्न करने वाले चूज करना इज डिवास्टेटिंग। Okay, so if I give tax right now, like in December, and can I go from March audit in PM? यस, ऑडिट में भी 12 ही चैप्टर है, पीएम में भी 12 ही चैप्टर है, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। I am also thinking of the same. All right. दैट्स अ बेटर कॉम्बिनेशन। टैक्स के साथ मत मर्ज करो, मतलब मेरे से अगर पूछोगे, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत डिसीजन होगा। And what about FR? व्हाट अबाउट पलक, यू आर आस्किंग अबाउट FR? एफएम और एफआर? FR. एफआर विद टैक्स, Yes, ma'am. बिग नो। दोनों Okay. का syllabus. You were there in the morning. Yes, ma'am. But apart from audit, which subject I can club with tax? Tax I'm के done with साथ- audit. ये टैक्स के साथ यू कैन डू ऑडिट, यू कैन जस्ट डू पीएम। वो भी मुझे बहुत रिस्की टेक लगता है। आप सिर्फ पीएम कर सकते हो क्योंकि उसका सिलेबस छोटा है। एफआर एफएम दोनों 20+ चैप्टर्स हैं उसमें, नॉट रेकमेंडेड। आई मीन सी, मतलब ठीक है, मेरे को लोग बेवकूफ बोलते हैं इस चीज में कि आप अपना ही स्टूडेंट बेस तोड़ते हो ये बोल के,
लेकिन तुम्हारी लंका लग जाएगी, मत करो. आई मीन इट्स नॉट नीडेड व्हेन द फ्लेक्सिबिलिटी इज अवेलेबल विद यू. टैक्स के बाद वाले क्वार्टर्स में तुम डबल कर लो, आई विल नॉट से नो, बट टैक्स के साथ नहीं. टैक्स अपने आप में खून चूस लेगा डेंगू का मच्छर की तरह. मत करो. ज्यादा ही शौक है तो पीएम कर लो. और अगर पीएम की तैयारी लगे कि भाई मैं बुक एग्जाम बुक करने तक आई एम नॉट प्रिपेयर्ड विद पीएम, पीएम को होल्ड पे डाल देना, नेक्स्ट क्वार्टर पीएम दे देना. ठीक है पलक, लेकिन नो नो नॉट एट ऑल एफआर एंड एफएम. हाँ विशाखा बोलो. Ma'am, the last quarter I gave F7 and F9. So this quarter, is it manageable to give any exam other than this taxation? विशाखा कितने घंटे पढ़ लेती हो? Like I'm trying to study 8 to 10 hours in a day. Like trying फिर- now. तो फिर पीएम के साथ ले लो. फिर Okay. पीएम ले लो. इफ यू कैन स्टडी फॉर इवन 6 hours तो टैक्स एंड पीएम इज गुड टू गो. लेकिन ऑडिट विल डिप्रेस यू. मतलब एक तो इधर लर्निंग होती रहेगी, एक उधर लर्निंग होती रहेगी. यू विल जस्ट फील पिस्ड ऑफ. मैम तो ऑडिट मैंने ट्राई किया था पहले ऑलरेडी, उसकी वजह से आई एम नॉट इन अ गुड मूड टू स्टडी ऑडिट, दैट्स व्हाई. तो ऑडिट को बाद में दे देना. डोंट गिव ऑडिट ना. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अभी टैक्स के साथ ऑडिट मत दो. ऑडिट को ले जाओ मार्च पे. बाकी सारे पेपर स्किल लेवल के क्लियर हो गए. नो, अभी F7 और F9 दिया था, उससे पहले ऑडिट ट्राई किया था तो वो नहीं हो पाया. वो कोई बात नहीं बच्चे. फर्स्ट पेपर ऑडिट कभी भी रेकमेंडेड नहीं होता है. अनटिल एंड अनलेस यू स्टडी एफआर, तब तक ऑडिट नहीं देना चाहिए. ऑडिट की वैसे ही पास परसेंटेज इतनी पुअर है, वो नहीं देना चाहिए. वो निकल जाएगा, लेकिन उसको मार्च में दे दो. अगर अभी एफएम एफआर निकल गया, फिर टैक्स और पीएम निकल गया, तो फिर ऑडिट के साथ आप पी लेवल का एक पेपर दे सकते हो. सो पी लेवल स्टार्ट्स इफ यू आर गिविंग 1 पेपर ऑफ स्किल लेवल्स. वो पेपर बुक हो सकते हैं, तो उसको Okay, ऐसे okay. कर लेना. बट अभी मैं ऑडिट के लिए मना इसलिए कर रही हूँ, ऑडिट में भी तुम लर्न करते रहोगे, टैक्स में भी लर्न करते रहोगे, तो ना ब्रेन के फ्यूज उड़ जाते हैं एक लेवल ऑफ टाइम पे. हाँ एग्जैक्टली. और लास्ट क्वार्टर भी मैंने F7 और FM लिया था ना, तो उसमें भी काफी ज्यादा सिमिलर था प्रैक्टिकल, सो आई गॉट अ लिटिल टायर्ड इन गिविंग एग्जाम्स. एग्जैक्टली वो होता है. वो होता है. सो इतना अपने आप को बर्डन करके पता है क्या होगा कि हमें कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल बनने की बजाय हम पढ़ाकू टाइप के प्रोफेशनल बन जाएंगे. वो नहीं बनना. जस्ट रॉक ऑन विद कॉन्फिडेंस. वो तभी आएगा जब आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलोगे. तो लाइफ में जंगलियों की तरह नाचना भी जरूरी है, जंगलियों की तरह गाना भी जरूरी है. दिस विल एक्चुअली सूदन योर पर्सनैलिटी. मतलब सुनने में तुम्हें बहुत वियर्ड लग रहा होगा मैं क्या सजेस्ट कर रही हूँ, बट इसको ट्राई करना. Okay, इट रियली विल मेक यू अ डिफरेंट पर्सन. Alright. So ma'am, अभी मैं क्या, I was asking कि about working, like we should start working by 7 or 8 papers, right? So like how should we enter into the corporate world ऐसा? विशाखा उस पे वी आर रेगुलरली गोइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स. अभी जिनके 9 पेपर्स डन हो गए हैं उनके हम मॉक इंटरव्यूज करा रहे हैं. अगर आप नेक्स्ट क्वार्टर तक या फिर 7-8 पेपर जब तक होंगे तब तक रहोगे तो यू विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट. क्योंकि अब मेरे भी स्टूडेंट्स उस लेवल पे आ रहे हैं जो अब जॉब के लिए रेडी हैं. Okay. We'll assist you. Don't worry, वो हो जाएगा. Alright, शिवम thank you, चावला, ma'am. तुम तो मेरे पुराने स्टूडेंट हो, तुम्हें क्यों शिफ्ट की प्रॉब्लम आ रही है? शिवम चावला, यू आर न्यू यार. 2 बच्चे मेरे पास एक ही सरनेम के ये. शिवम, फिर 11:30 से 9:30 की शिफ्ट का मतलब है सिर्फ टैक्स पढ़ना है जी, और कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा. सुबह अर्ली मॉर्निंग जस्ट लर्न योर प्रोविजंस. 2 घंटे रोज पढ़ो. 2 घंटे भी नहीं पढ़ सकते हो तो 1.5 hours शुड बी डन. और सैटरडे संडे खींच के 6 घंटे पढ़ो. बस 6 घंटे पढ़ना है. Palak, no, if you are working, then no PM with tax, please. Only tax. Okay, If you ma'am. are working. ठीक है? Sure. Any other thing? Shifa is saying FR और FM में more difficult to handle. Shifa, ये person to person depend करता है बच्चे. लोग FM में एक झटके में पास हो जाते हैं, FR में रह जाते हैं. कोई FR में पास हो जाता है, FM में रह जाता है. कुछ नहीं कह सकते इसका. This depends upon person to person, किसको क्या समझ में आता है. हाँ, Nitya is asking, tax is lot about learning and concepts. Yes, Nitya, I will just clarify this. टैक्स में आपको प्रोविजंस लर्न करने हैं और उन प्रोविजंस को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है. यानी टैक्स में आने वाला है थ्योरी का एप्लीकेशन.
तो थ्योरी तो लर्न ही करनी पड़ेगी, कोई चारा ही नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल का आप लोगों को एक प्रोविजन दिखाती हूँ, उसको आपको लर्न करना होगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हम क्या पेपर पढ़ने जा रहे हैं। बट आई कैन जस्ट से वन थिंग, घबराना नहीं, ये पेपर एग्जाम तो होना नहीं है, तुम्हें झेलना तो पड़ेगा ही, बच नहीं पाओगे तुम इससे। आई विल शो यू कि ये कैसे चलता है। एक एम्प्लॉयमेंट इनकम का चैप्टर है आपके पास, उसकी पीपीटी का थोड़ा सा ग्लिम्स दिखा रही हूं। सामने पीपीटी आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब जैसे ना इसमें ये तो इजी इजी से है। नाउ सी दिस, लिविंग अकोमोडेशन का इसमें वैल्यूएशन है। बेसिक चार्ज क्या होता है? हायर ऑफ एनुअल वैल्यू और रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। यानी आपको याद होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज दी होगी क्वेश्चन में, दोनों का हायर लेना है, कई जगह पे ये लोअर होता है, प्लस करना है एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज तब अराइज होगा जब 75,000 पाउंड से ऊपर की वैल्यू होगी घर की। फिर बेनिफिट कैसे कैलकुलेट होगा? 75,000 से जितना भी ऊपर है उसका 2%। ये तो लर्न ही करना पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। ये एग्जाम नहीं देगा आपको, एग्जाम क्या देगा? बस ये 2% की रेट देगा। वो बोलेगा एडिशनल चार्ज ऑन लिविंग अकोमोडेशन 2%। कितने अमाउंट पे अप्लाई होता है, बेसिक चार्ज क्या होता है, एडिशनल चार्ज किन घरों में लगता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। दैट मीन्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी तब होगा जब थ्योरी लर्न होगी। अगर इसका एक दो डेमो और तुम्हें दे दूं ना, तुम पागल हो जाओगे। इसमें क्या लैंग्वेज भी लर्न करनी होती है? थ्योरी Yes. आती है? यस, लैंग्वेज वो ऐसे नहीं पूछेंगे प्रोविजन समझा। 1 and 2। 1 क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट व्हेन इट वाज गिफ्टेड। वो कब ठीक है, की market value? तो कंडीशंस ना, वो ठीक है। हाँ। मतलब प्रॉपर पूरी बुकिश लैंग्वेज तो नहीं ऐसे याद करनी। No. They don't ask you to give up the brief of the provisions. Now this is something again different. मोटर कार का वैल्यूएशन कैसे होता है? ये रेट्स निकालनी होती है। ये रेट्स जरूर एग्जाम में दी होती है, लेकिन ये कैसे निकलेंगी, कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी, ये रूल्स लर्न करने होंगे। ये देखो, ये मैंने तो पीपीटीज को सुंदर बना दिया। इसकी बुक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, यू विल जस्ट पेंट। ये देखो, सो ये सब मिलेगा आपको, एवरीथिंग यू विल गेट, लेकिन आपको इसको लर्न करने पर टाइम बहुत लगाना पड़ेगा। तो इस बार अगर मेरा रिजल्ट 72% से नीचे गिर के 63% हुआ है, उसका ये बहुत बड़ा रीजन रहा है। जब मैंने प्रोविजन समझाए, स्टूडेंट्स को लगा अरे वाह, मैं तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है, लेकिन जब करने की बारी आई तो हमने करा नहीं, तो एग्जाम में उसका नतीजा दिख ही गया। सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मैम जो बोल रही है वो समझ में आ रहा है। समझ में आना अलग है, खुद अपने हाथ से करना अलग है। एंश्योर यू आर डूइंग इट, रिमेनिंग आई विल एंश्योर। तो मैं अपने स्टाइल में एंश्योर करूंगी, बेटर है तुम लोग खुद ही एंश्योर कर लो, ठीक है। ये आईफोन कौन है? टाइम टेबल मिल सकता है क्लासेस का। आईफोन कौन है भाई? व्हाट शुड आई कॉल यू? आईफोन। So iPhone, if you are talking about, अच्छा Sonia, you are talking about live classes. Yes, ma'am. तो बच्चा, they are going to be on Saturday, Sundays. Class timings would be from 4:30 to 7:30. Time table क्या है इसमें? I can't give you the topics. हाँ नहीं, टॉपिक्स मैं आपको इसलिए नहीं दे सकती सोनिया, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक क्लास में, जैसे आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया 1 hour 15 minutes में। कई बैचेस में ये 2 घंटे में खत्म होता था, कई बैचेस में ये 50 मिनट्स में खत्म हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन लाइव जो स्टूडेंट्स बैठे हैं वो कितनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। आई कैन नॉट शेयर दी शेड्यूल, लेकिन टाइम फिक्स हो जाता है। मैम बट संडे का तो ओके है, बट सैटरडे का एक्चुअली आई एम वर्किंग, तो कैसे मैनेज होगा? सोनिया, बट ये तो प्रॉब्लम फिर सबके लिए होगी, सिर्फ संडे क्लास तो नहीं हो सकती। टॉक टू राहुल कि इस केस में क्या हो सकता है, बिकॉज वी हैव टू कीप लाइव क्लासेस 2 days, so Saturday Sunday any which ways it has to happen. Even Priyanka is writing 8 PM। नहीं प्रियंका, रात के 8 बजे से 11 बजे तक क्लास नहीं हो सकती। Everybody will be very tired. बहुत सबकी बैंड बजी हुई होगी। दिस इज नॉट ए गुड टाइम टू स्टडी टैक्स रात के 8 से 11, एंड आई नीड बेयर मिनिमम 3 hours। कोर्स कंप्लीट नहीं होगा वरना। आज क्लास जल्दी हो रही है बिकॉज इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। जब हम फुल फ्लेजेड लेवल पे पहुंचेंगे, दैट आई विल गिव यू अश्योरेंस कि मैं ऐसे लेवल पे उसके घसीटा नहीं लगाऊंगी। यार मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है। एम आई गेटिंग डिस्कनेक्टेड? Yes, ma'am. No, ma'am.
your voice is breaking a bit. Pause. Is it okay now? Now it's okay. अब ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है? Okay. ठीक है. Any other thing? पूजा बोलो. Ma'am, will it be okay? Like 2 hours a day will be enough, right? For अरे tax? रूटीन में you just need 1.5 hours a day. अच्छा, इसके अलावा प्रोविजंस के लिए अलग टाइम देना है या ये प्रोविजंस लर्निंग के लिए? इंक्लूजन ऑफ पढ़ाई. So whenever you are practicing questions, तो प्रोविजन तो अपने आप ही याद करोगे तभी क्वेश्चन होगा ना. 1.5 hours टोटल. आप एक प्रोविजन के ऊपर या 5 प्रोविजन रोज पढ़ते हो, उसमें 5 क्वेश्चंस कर लेते हो, 1.5 hours में हो जाएंगे. 5 कर लिए ना डेली के. दिस इज मोर देन इनफ. लेकिन कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. सैटरडे संडे 4-4, 5-5 घंटे लगाओ. इससे ज्यादा नहीं चाहिए, इससे ज्यादा फॉर श्योर नहीं चाहिए. लेकिन आप सोचो कि मैं लास्ट के 15 दिन में पढ़ के पास होऊंगा. दिस इज नॉट टैक्स. शिवम, बच्चे अगर टाइम क्लैश कर रहा है तो फिर यू शुड गो अहेड विद ब्लेंडेड. लेकिन फिर भी मैं देखो तुम सबको ईमानदारी से बोलूंगी, लाइव बैच में अगर आपको लगता है कि मेरा डिसिप्लिन लाइव बैच में मेंटेन रहता है, ब्लेंडेड में मैं नहीं सिंसियर रह पाता हूं, देन यू नीड टू स्टडी फ्रॉम समवन एल्स. ऐसा नहीं है कि दुनिया में मैं ही अच्छी टीचर हूं. ये कुछ कई स्टूडेंट्स को माइंड ब्लॉक में देख रही हूं आजकल हो रहा है. बहुत सारे टीचर्स अच्छे हैं यार, ढूंढो. अगर आप उनमें से हो जिसको ये लगता है कि भाई मुझे तो डंडा चाहिए तभी मैं बैठूंगा पढ़ाई में, यानी लाइव बैच चाहिए आपको. लाइव का अगर मेरा शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, क्विकली सर्च एनी इंस्टीट्यूट जहां पे लाइव मिलती है, वहां से डेमो लो, समझ में आता है इमीडिएटली ज्वाइन करो. टाइम वेस्ट मत करो. 2 हफ्ते मत लगाओ ये डिसाइड करने में कि मुझे पढ़ना कहाँ है. एक क्लास में समझ में आ जाएगा कहाँ पढ़ना है. उससे कॉल लो, जल्दी पढ़ाई चालू करो. यू कैन नॉट अफोर्ड वेस्टिंग 2 weeks इन जस्ट डिसाइडिंग. और लगे कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो फिर ब्लेंडेड पे शिफ्ट हो. खींचूंगी तो मैं ब्लेंडेड में भी. बस ये है कि सैटरडे संडे आपके सामने नहीं होंगी, लेकिन टीम तो मेरी उसमें भी लगी रहेगी. ठीक है. टैक्स का प्लानर, निशांत, प्लानर विल बी देयर आफ्टर 4-5 days. क्योंकि एक बार हम पेस देख लें कि लाइव में क्या पेस जाएगा, उस बेसिस पे टेंटेटिव प्लानर बनेगा. ठीक है. तब तक पढ़ाई चालू करो. सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 करते चलो. रुकना क्यों है? यू हैव गुड थिंग्स टू स्टडी. पढ़ते रहो. ओके. एनी अदर थिंग? बस सर्किट उड़ गए सबके. मनन, Yes, ma'am. यू वांटेड टू से समथिंग? No, ma'am. चलो ठीक है. चलो जी. एनीवेज, सो जस्ट स्मॉल अनाउंसमेंट. आज वाली क्लास YouTube चैनल पे, मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होगी, बिकॉज वी डू नॉट हैव योर ईमेल आईडीज एंड वी कैन नॉट शेयर द क्लासेस ऑन ईमेल्स आल्सो. तो वो बहुत दिक्कत वाला रहेगा. मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगी, वहां से देखना. जो आज पढ़ा है उसको अच्छे से रीड करना. अब क्योंकि ये डाइसी सिचुएशन है कि हम संडे को फर्स्ट ट्रायल क्लास ले रहे हैं, नेक्स्ट सैटरडे संडे भी ट्रायल क्लासेस ही चलेंगी. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जब तक आप 2 क्लासेस अटेंड नहीं कर लो ना, तब तक पता नहीं चलता कि उस टीचर का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो 2 क्लासेस लगाओ. अब तीसरी क्लास तक ऑलरेडी ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अब तुम कल ही फीस दो वरना मैं बैठने नहीं दूंगी. इतना धंधा माइंड नहीं है मेरा. तो सैटरडे संडे भी क्लासेस नेक्स्ट वीक होंगी सेम टाइम पे. बट सेम टाइम मतलब हम 4:30 कैचअप करेंगे. 4:30 to 7:30. हाउ विल यू गेट द क्लास लिंक? राहुल ही आपको देगा. नेक्स्ट वाली जो दोनों क्लासेस होंगी उसके बाद में डिसाइड करके यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. अभी तो नेक्स्ट 2 क्लासेस अटेंड करो. इन द मीन टाइम लाइव बैच ढूंढना है तो दूसरों के भी लाइव बैच ढूंढो. तो कम से कम अपना माइंड क्लियर कर लो, लेकिन पढ़ाई बंद मत करो. तो नेक्स्ट 2 दिन तो वैसे भी सैटरडे संडे जो नेक्स्ट आएंगे, मैं पैसे तो ले नहीं रही हूं, तुम पढ़ाई जारी रखो. ठीक है. एम आई क्लियर ऑन दिस? Yes, ma'am. Yes. चलिए जी. ओके, बाय बाय. सी यू ऑल नेक्स्ट वीक देन. Thank you, ma'am. बाय. Thank you, ma'am.